रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। एक ताजा बिल्कुल फ्रेश एपिसोड ऑफ सुबह सवेरे पाकिस्तान की जो है वो एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो हम आपसे करते हैं, लेकिन वो बातें नहीं करते जो हम पर्सनली गुजर रहे होते हैं। भाई कल बड़ा मजेदार वाकया हुआ शाहजेब, वो वाली बारी बात हम शो के बाद जब टीम के साथ बैठे थे ना, तो हम डिस्कस कर रहे थे भाई क्या हो रहा है, क्या हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, वेंट करते हैं। जब वेंट करते तो पता चलता है कि हम अल्लाह का शुक्र है, अपनी चीजों से बड़े खुश हैं, जैसा भी है अल्लाह ने बहुत अता किया है। एंड पॉजिटिव एक है कि चलो ये चैलेंज आ गया, इसको पार कर लेते हैं। लेकिन मैं आप समेत शाहजेब से सवाल लिख करती हूँ और अपने आप से भी सवाल करती हूँ, कभी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है शाहजेब जो आपको देखते ही लगता हो ना कि वो कहते हैं कि हाय हैशटैग मैं बेचारा, हैशटैग मैं विक्टिम, हैशटैग मैं मासूम, मेरे ऊपर तरस खाओ? मतलब रोजाना की बुनियाद पे हमारी बहुत सारे लोगों से ऐसी मुलाकात होती है जिसमें हम देख रहे होते हैं कि नाखुश रहना, या जिसे हम सेल्फ पिटी कहते हैं, और अपने मतलब जो कुछ आपके पास है उसमें आप ये फील करें कि आप सबसे ज्यादा नाखुश एक शख्स हैं, और आप उसमें मुख्तलिफ हम देखते हैं माया के सोशल मीडिया पर भी इस किस्म के स्टेटसेस आ रहे होते हैं। खास तौर पे अब ये आप ये कहा जाए कि ये अटेंशन सीख करने के लिए होता है, या ये कहा जाए कि वो इस किस्म के स्टेटसेस लगाने के बाद, इस किस्म की बातें करने के बाद वाकई डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और वाकई वो इस चीज का शिकार हो जाते हैं कि उनको फिर ये एहसास होने लगता है कि हम सबसे ज्यादा नाखुश इंसान है इस दुनिया में। और सेल्फ पिटी एक वो स्टेट है जब आप अपनी चीजों को नेगेटिवली ही देखते हैं, मतलब बुरे तरीके से ही देखते हैं, मतलब आधा क्लास खाली देखते हैं। डिप्रेशन एक कंप्लीटली डिफरेंट बीमारी है, वो बाकायदा डिजीज है जिसका इलाज होना जरूरी है। लेकिन सेल्फ पिटी वो एक नेगेटिव फीलिंग है जिसको आप डिप्रेशन के साथ मिक्स करते हैं, ये साइकोलॉजी कहती है। लेकिन आप जिस तरह से शाहजेब ने कहा स्टेटस लगा रहे, क्यों, वाई अगर आप अपनी जिंदगी में आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो कोई आपसे प्यार कैसे करेगा? आप अपना ख्याल नहीं कर सकते तो कोई और कैसे ख्याल करेगा? तो प्लीज मुझे इस तरह के मैसेजेस और शाहजेब को हम लोगों को ना क्या करें जी मैं बहुत दुखी हूं, मेरी कहानी सुन लें। भाई हम भी बहुत दुखी हैं, लेकिन हम मुस्कुराते हैं और हम ये देखते हैं अल्लाह ने एक और नया दिन दिया है, एक नया और आगाज करने का, एक और मौका बेहतर करने का दिया है। आप भी ऐसा सोचें, हम भी ऐसा सोचेंगे। और जो नेमतें आपके पास हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई हैं, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, खुश रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए पॉजिटिविटी के साथ, खुशी के साथ। और मेरे ख्याल में किसी बात पर हमें दुखी, जाहिर बात है हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ टेंशंस भी होती हैं, दुख भी होते हैं, परेशानियां भी होती हैं। परेशानियां बेशक होती हैं, हर मुश्किल के साथ आसानियां कुरान हकीम में है। लेकिन देन अगेन आम हमारी अवाम क्यों ये कहती है कि जी नवाज शरीफ ने यूं कर दिया तो वजीर आज़म इमरान खान ने यूं कह दिया तो ऑपोजिशन ने यूं उंगलियां उठा दी। हम एज अ कौम एक होकर ये देख ही नहीं पा रहे शाहजेब कि अगर पूरी दुनिया में कोई चीज पूरी ग्लोबल लेवल पर अगर हो रही है तो इसमें हो सकता है कि दुनिया को ही, मतलब माइशत को या ग्लोबली कोई चीज को अगर हम ठहराएं। आप जिक्र कर रही हैं हमारे पेट्रोल का, जी ना, और पेट्रोल में हम ये देख रहे हैं कि एक बार फिर जो 12 रुपए का इजाफा हुआ है, अब 12 रुपए 3 पैसे का ये जो इजाफा हुआ है 1 लीटर में, उसके बाद जो कीमत है वो पहुंच गई है 160 रुपए पे। माया 160 रुपए फी लीटर पेट्रोल हो चुका है पाकिस्तान में। बिल्कुल हो चुका है। लेकिन इसका मतलब शाहजेब क्या ये है कि हम फॉरेन एग्रेशन में, इंपल्सिवनेस में आकर हम कहते हैं हुकूमत ये कर रही है, मुल्क में महंगाई बढ़ रही है? क्या महंगाई पूरी दुनिया में नहीं बढ़ रही? क्या माशत का माशी चैलेंज पूरी दुनिया में नहीं है? क्या ये इस तरफ को जिस तरह हम जा रहे हैं, क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार एज अ कौम हम क्या बेहतर कर सकते हैं? क्या सोचना चाहिए हमें? लेकिन यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि गुज़श्ता एक हफ्ते से, बल्कि हमने कई प्रोग्राम्स में ये जिक्र किया है और बहुत डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं कि क्या वाकई जो पेट्रोल की कीमतें, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है और ये सिर्फ हुकूमती कारकर्दगी की वजह से हो रहा है, या आलमी सतह पर अगर हम दुनिया भर में इस वक्त मार्केट्स देखें और जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि तेल की कीमत जो आलमी सतह पर उसमें इजाफा हो रहा है, उसकी वजूहात क्या है? हमने कुछ दिनों पहले आपके साथ रूस और यूक्रेन का जो मामला है वो भी सामने रखा था, जो माहिरीन कह रहे हैं वो भी आपको बताया था, ओपेक ममालिक क्या कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी कैसी है वो भी आपको बताया था। तो इन तमाम जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, इसको देखने के बाद जो चीजें मालूम होती हैं उसमें यही पता लगता है कि ये कहा जा सकता है कि इसमें सिर्फ हुकूमती कारकर्दगी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें आलमी सतह पर जो कुछ हो रहा है इस वक्त उसके जो असरात हैं वो भी मुरतब हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पेट्रोलियम कीमतें हैं, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन हम किसमें मसरूफ है, जैसे कि माया ने जिक्र किया, सिर्फ बयान देने में, फलां ने ये किया,
फला ने ये कहा, उसने ये कह दिया, हमें इसके खिलाफ ये करना है, हमें हुकूमत गिरानी है, हमें हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई बयान दे दिया। मतलब इन बयानात से निकलने के बाद मेरे ख्याल में इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उसमें हमें खुद भी सर जोड़कर बैठना चाहिए, हमारे माहिरीन को भी, कि आखिर ये दुनिया जा किस तरफ रही है। खुदा न खास्ता अगर जंग की सूरत हाल बनती है तो ये प्राइसेस 200 से 250 तक पहुंच जाएगी। तब हम किसको जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, तब हम किसको इल्जाम देंगे? तो हमें बेसिकली क्या एक कौम होकर नहीं सोचना चाहिए कि हम किस तरह से बेहतर हो सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात को रजिस्टर करना हमारा, मेरा ख्याल है शाजिब, हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम ये सोचें कि ये पूरी दुनिया का चैलेंज है, सिर्फ पाकिस्तान की सियासत का चैलेंज नहीं है, या पाकिस्तान की सियासत को या हमारे लीडरान को या हमारी ऑपोजिशन को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं है, पूरे मुल्क में हो रहा है। इस बात को तो माने कम से कम। पूरी दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हो रहा है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं, अगर जिस जंग का हम खदशा देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान, अगर ये छिड़ जाती है तो उसके जो असरात हैं, जिस तरह के माहिरीन बता रहे हैं, वो बहुत ही बुरे होंगे, बहुत ही मनफी होंगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक पर दबाव आ सकता है। जब जाहिर बात है, जब पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा होता है तो महंगाई में इजाफा हो जाता है, बहुत सारी चीजें उसमें डिस्टर्ब हो जाती हैं इकॉनमी की, मुल्क की। तो ये जो इस वक्त आलमी सतह पर हम जो मईशत देख रहे हैं, उस मईशत की खराबी की वजह से हम देख रहे हैं कि उसके असरात जो है वो पाकिस्तान पर भी आ रहे हैं, उसकी पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हुकूमत इस पर सर जोड़कर ना बैठे। मेरे ख्याल में भी हुकूमत को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि इस वक्त जो मामला बनते जा रहे हैं हमें किस तरीके से हैंडल करने हैं, हमें किस तरीके से आवाम को रिलीफ भी देना है, साथ में कीमतें जिस हद तक कंट्रोल हो सकती है इनको कंट्रोल भी करना है, कहाँ क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है वो भी बहुत जरूरी है। बट अफसोसनाक पहले आपको एक जो हम मंजर देखा हमने सोशल मीडिया पे, हमने उसको देखा, उसको देखकर बहुत सारे ख्यालात जहन में आए, ये कैसे हो गया, अल्लाह अल्लाह इतने ज्यादा जुल्म हो गया, कैसे इनका ये इन डेथ कैसे हुई। अभी डेथ किसकी आपको बताते हैं जनाब, के बहुत सारे जो परिंदे थे वो कहाँ के थे, कैसे थे शाज़े, वो भी दुनिया को बताते हैं सबको, लेकिन वो मंजर देखकर वाकई में बहुत दुख हुआ। पहले तो जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई तो लोग बड़े परेशान थे कि आखिर ये हुआ क्या, अचानक इतने ज्यादा तादाद में परिंदे अचानक जमीन पर आ गिरे, और गिरने के बाद उसमें कुछ जो हैं उसमें हलाक हो गए थे और कुछ जो हैं वो वापस हवा में परवाज करते हमने देखे। लेकिन साथ में आपको ये बताएं कि हुआ कुछ यूं है कि मैक्सिको के शहर टेमुको में आसमान से अचानक लातादाद परिंदे जमीन पर गिरे, और गिरने के बाद हमने देखा कि उनकी मौत हो गई, बहुत सौ की उसमें से मौत हो गई। साथ में इस वाक़े के एक तरफ लोगों में खौफ राज भी फैल रहा है, परेशान भी हो रहे हैं कि झुंड जो है झुंड आकर गिरता है, आखिर ये हुआ क्या है, किसी को समझ नहीं आ रही थी। और फिर इसके बाद हमने देखा कि माहिरीन भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इसकी वजूहात क्या थी, किन वजूहात की वजह से अचानक ये तमाम परिंदे जो हैं वो आज अचानक जमीन पर आ गिरे। अब जो मकामी माहिरीन हैं उनके मुताबिक तमाम परिंदे अमेरिका कनाडा की यखबस्ता सर्दी से बचकर मैक्सिको आ रहे थे। और अब इसमें जो एक एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के जो हम कहते हैं ना एक फर्क आ जाता है, उसका भी एक फर्क पड़ता है यकीनी तौर पर। जो परिंदे इसमें ये ट्रैवल कर रहे थे, साथ में हसास परिंदे शहर की फजाई आलूदगी से भी हलाक हो सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी शो की जा रही है। ये ऑब्वियसली ये भी है। और इनके बारे में अगर आप देखें ना, इनकी तस्वीरें और वीडियोस अगर आप जो अभी हम दिखा रहे हैं आपको, आप देखेंगे कि इनका जो सर का हिस्सा है वो येलो हेडेड बर्ड्स हैं, इनका जो सर का हिस्सा है वो येलो है, बाकी जो है वो इनका ब्लैक जैसे कव्वे का उस तरह का होता है। लेकिन पहले वो कव्वे लग रहे थे, लेकिन जब उनकी डिटेल्स बाहर सामने आई तो ये येलो हेडेड बर्ड्स थी जो आई। और अगर आप देख रहे हो कि कोई भी देखकर ये मनाजर डर जाएगा, ये केमिकल हुआ, एनवायरनमेंट की वजह से हुआ, टेम्परेचर की वजह से हुआ, या 5G की वजह से हुआ, क्या सिनेरियो हुआ कि एक इतना बड़ा झुंड। आप मुझे तो बाकायदा पहले वीडियो में जब देखा ना मैंने शाज़ेब, तो मुझे लगा जैसे कोई चादर गिरी है काले रंग की। और लेकिन इस पर माहिरीन ये कह रहे हैं कि सर्दियों में जब कीड़ा मार दवा वो जो है स्प्रे किया जाता है, साथ में लकड़ियां जलाई जाती हैं, उसका धुआं होता है, गाड़ियों का धुआं होता है, ये सारा धुआं जब यकबस्ता हवाएं चलती हैं उसमें जम जाता है, और उसकी वजह से भी कुछ असरात जो हैं वो परिंदों पर आते हैं। इसकी वजह से कुछ परिंदे हलाक भी हो जाते हैं। लेकिन हैरानगी इसी बात पर है कि अचानक इतनी बड़ी तादाद में परिंदे अचानक जो है वो हलाक हो जाएं। तो इसकी क्या वजूहात है, क्या की तरफ से भी ट्रैवल कर रहे थे, और कुछ जो है वो साउथ ऑफ फ्रॉम कनाडा से भी आ रहे थे। अब वो एकदम से उनका आना, इस तरह आना, कितने बेचारे मासूम परिंदे जो हैं वो उनकी मौत हो गई। और ये मंजर देखा और हमें वाकई बहुत दुख हुआ। लेकिन हर चीज की कोई लॉजिक होती है, हर चीज का कोई लॉजिकल रीजन होता है, कोई साइंटिफिक रीजन होता है, आइदर कन्विंस और गेट कन्विंस। तो शाज़ेब हम क्या बता रहे हैं? तो साइंटिफिक रीजन जानने के लिए ही और जो उसका लॉजिकल रीजन है वही जानने के लिए हमने राब्ता किया है। माहिर माहौलियात सारा हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सारा आपको खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सारा
ये वीडियो गर्दिश कर रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर और हर तरफ ये वीडियो देखी जा रही है, लोग परेशान भी हैं। कुछ लोग जो वहाँ के मकामी लोग थे वो तो जाहिर बात है खौफ रास का भी शिकार है कि ये वाकई हुआ क्या? अचानक इतनी बड़ी तादाद में परिंदे जमीन पर आ गिरे, इसमें से कुछ की मौत हो गई, कुछ वापस हमने देखे कि वो जो है वो उड़ गए थे। लेकिन वजह आपके नजदीक क्या हो सकती है अचानक इतने सारे परिंदों की मौत की? जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये नकल तब्दीली करते हैं जी, ये अपना कनाडा से और अमेरिका से मेक्सिको की तरफ हर साल इस टाइम पर। और इस बार जब वो मेक्सिको आए हैं तो मेक्सिको के एक शहर में ये उड़ते उड़ते परवाज़ करते हुए ये कुछ परिंदे गिरे हैं और उनकी मौत हो गई है। इसकी अभी तक कोई साइंटिफिक वजूहात नहीं सामने आई। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंसिडर की जा रही हैं जिसकी वजह से ये खौफनाक वाक़या पेश आया। उसमें एक वजह ये दी गई है कि शायद 5G इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं, बिजली की तारों पे ये बैठी हैं, उसके बाद इनकी जो परवाज़ है उसमें कमी आई है 5G की रेडिएशन से। दूसरी वजह ये दी जा रही है कि शायद मेक्सिको की माहौलियाती हवा जो फ़िज़ा है वो इस कदर ख़राब है कि इनसे वो टॉक्सिक फ्यूम्स जो ख़ास तौर पर लकड़ी जलाने से पैदा होते हैं, इन परिंदों ने उनको सूंघा है और उसकी वजह से इनकी परवाज़ में जो है वो दिक्कत पेश आई है और ये गिर गई हैं। लेकिन जो अभी तक जो साइंटिफिकली जो बात सबसे ज़्यादा इस वक्त जिसमें वज़न है वो ये है कि ये एक माहौलियाती वाक़या नहीं है, बल्कि इन परिंदों के ऊपर एक और परिंदा था, जो बड़ा परिंदा जो इनको प्रेडेटर जिसे कहा जाता है, और उनसे बचते हुए इन परिंदों ने ज़मीन की तरफ अपना रुख किया और एकदम से उठ नहीं सकी और ज़मीन से टकरा कर कोई 100 के करीब ये काले रंग की परिंदे जो हैं, जिनका येलो रंग का या पीले रंग का सर होता है, इनकी वफ़ात हो गई। बट जो ज़रूरी बात है करने वाली वो ये है कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से परिंदों और जानवरों पर बहुत असरात पेश आते हैं, स्पेशली माइग्रेशन के वक्त। ये हम सिर्फ मेक्सिको या बाकी ममालिक में नहीं देखते, पाकिस्तान में भी हम देखते हैं। हर साल अफ्रीका से पाकिस्तान में हम सूबे सिंध की तरफ माइग्रेशन की जाती है परिंदों की। लेकिन अब क्योंकि हमारी इंडस जो है उसमें इंडस बेसन, इंडस डेल्टा जो है, वहाँ पे पानी अब कम है और वहाँ पे खुराक नहीं मिलती और फसलें नहीं उगती, तो इनकी माइग्रेशन परिंदों की माइग्रेशन अब यहाँ कम हो रही है, उनका आना कम हो गया है। जी अच्छा सारा, ये बताइएगा सारा, एक आपने बताई कि 5G की वजह से हो सकता है, ऑब्वियसली कोई और रीजन बाहर नहीं आया है। कुछ और बता सकती हैं इस हवाले से कि 2 सवाल साथ साथ आ रहे थे, आप जवाब देना चाहें तो, कि क्या वहां पे आपको पता चला कि कोई वायर से, कभी होता है ना, कभी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, कभी आप फ्रिक्वेंसी छोड़ी हुई होती है आपने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्या उनसे टकरा के वो गिरे? कोई पूरा ग्रिड था उससे कोई टकरा के गिरे, या कुछ पता चला कितने मासूम परिंदे जब वो गिरे हुए थे, मरे हुए, इतना मुझे दुख हो रहा था देखकर, तो कुछ पता चला कितनी तादाद कितनी थी? जिस तरह ये झुंड नजर है ऐसे बिल्कुल ऐसे काली चादर हो, तो कुछ इसके बारे में बता सकती हैं सारा? जी बिल्कुल, तादाद उनकी बहुत थी, लेकिन जो परिंदे जो एक्चुअली जो फौत हुए हैं उनमें 100 उन्होंने कोई काउंट किए हैं, उसके लगभग उनके पास नंबर है। और जो आपने बात की कि ये इलेक्ट्रिक वायर्स पे शायद बैठे हों, शायद रेडिएशन हो, शायद 5G की वजह हो सकता है, हो जी। इसका अभी तक उन्होंने कोई कंक्लूसिव या उन्होंने कोई फाइनल जवाब नहीं दिया हुआ, और साइंसदान देख रहे हैं इस मौजू को। लेकिन अभी तक जिस तरह मैंने कहा, ज़्यादा चांस ये है कि ये परिंदे उड़ते हुए किसी एक और बड़े परिंदे से बचते हुए ये टकराए हैं और उठ नहीं सके। एक दफ़ा 2019 में भी वेल्स मुल्क में इसी तरह हुआ कि बहुत सी परिंदे आए और वो एक बड़े परिंदे से बचते हुए, उस वक्त सड़क बन रही थी उस जगह, टारमैक जो है जो चिप भी करता है सड़क बनते हुए, उसमें वो टकराए हैं और उड़ नहीं सके और उस टारमैक में वो फंस गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से कोलिजन जो है, इमारतों से, कश्तियों से, वो अक्सर परिंदों की वफात का वजह बनते हैं। जी
बड़ी बात है। जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं और आप भी जिक्र कर रही हैं, आपने कुछ देर पहले ये भी जिक्र किया कि जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं वो भी हम देख रहे हैं, खासतौर पर गाड़ियों का धुआं है, फिर उसके साथ साथ हम जो मुख्तलिफ अद्वियात का स्प्रे करते हैं, साथ में जो लकड़ी जलाई जा रही है, ज़ाहिर है जो ऐसे ठंडे इलाके हैं वहाँ पर इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वहाँ पर यह भी कहा जाता है कि तमाम धुएँ, ये तमाम पॉल्यूशन जो है उसके पार्टिकल्स वो यकबस्ता हवाओं में जम जाते हैं। आप समझती हैं कि ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से किसी परिंदे की या फ्लॉक ऑफ बर्ड्स की बकाया तौर पर मौत हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। जानवरों और परिंदों पर माहौलियाती तब्दीली और हवाई आलूदगी का बहुत गहरा असर होता है, जिस तरह इंसानों पर होता है। और अगर ये इन्हें इनहेल कर लें या इनको फ्यूम्स को या लकड़ी जलाने से निकलने वाले धुएं को ये इनहेल कर लें, तो उनसे इनकी, जिस तरह इंसानों की, तो बिल्कुल जी इंसान ही है ये भी, इनकी भी उसी तरह सिस्टम चलते हैं, तो उससे इन पर ज़रूर आता है, असर आता है। लेकिन मैं ये बात दोबारा ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो मेक्सिको में ये वाक़या पेश आया, इसकी अभी तक उन्होंने, साइंसदानों ने ये नहीं कहा कि ये माहौलियाती तब्दीली या ये हवाई आलूदगी की वजह से ही हुआ है। ये एक वजह कंसिडर की जा रही है इस खौफनाक वाक़ये के लिए, बट ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ माहिर आफिया सलाम साहब मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने एटलीस्ट ये वाली हमारी जो है ना कन्फ्यूजन और एम्बिग्युइटी क्लियर कर दी कि अभी तक इस हवाले से कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है। लेकिन अजब बात है शाहजेब कि पूरी वीडियो जो है उसमें नजर आ गया, वरना वो उस वक्त कैमरा ना होता पता भी ना चलता। उनके बाकायदा गिरते हुए के मनाजिर खौफ में मुब्तला कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसे शख्स की जो 28 साल तक कैद में रहने के बाद अपनी पूरी जवानी उसने कैद में गुजार दी, उसकी जिंदगी कैसी होगी? वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ। सूर्य पाकिस्तान में शाहजेब माया कर रहे हैं आपका इंतजार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, शाहजेब अहमद और माया खान के साथ। और अब हम जिस सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, अब ब्रेक से पहले माया ने जिक्र भी किया था कि हम आपकी आज किसी से मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मुश्किल वक्त गुजारा है जेल में। जब हम जेल की बात करते हैं या कैद की बात करते हैं तो एक खौफ तारी हो जाता है, एक खौफ में मुब्तला हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि वाकई वो जिंदगी जो कई साल तक जेल में गुजारी जाए वो बहुत मुश्किल होती है। माया, आप एक कमरे में बंद नहीं रह सकते। कोविड जैसी सिचुएशन का आपके सामने बहुत खुला एग्जाम्पल है कि अगर हमें खुदा न खास्ता कोरोना हो जाता है तो पहले हम 14 दिन और अब 5 दिन या 7 दिन तो रहना ही पड़ता है। वो 1 घंटा भी अपने आप को कमरे में, अपने ही, जिसमें आपकी तमाम आसाइश की चीजें मौजूद होती हैं, उधर आपसे बंद नहीं रह जाता। तो एक शख्स जिसकी पूरी जवानी यानी कि तकरीबन 28 बरस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल, वो जेल में गुजर जाए तो उसकी पूरी जिंदगी कैसे गया था और बाहर आई तो कैसे उसने जिंदगी और दुनिया को पाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी। लेकिन जो कहानी में एक ट्विस्ट है वो ये है, जो जिंदगी हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, जिंदगी भर जेल में गुजारने वाले किन हालात से गुजरते हैं ये तो हम आपको बता रहे हैं और आगे इनसे भी जानेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम ये बात करेंगे, शख्स वो ऐसा शख्स जिसे सजाए मौत सुनाई गई, सजाए मौत सुनाने के बाद 28 साल बाद अचानक उनकी किस्मत बदल गई। वो ऐसे बदल गई कि उनके जो फांसी पर चढ़ने से सिर्फ चंद घंटे पहले उन्हें माफ़ी मिल गई और माफ़ी मिलने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 28 साल उन्होंने जेल में गुजारे और उसके बाद उनको ये माफ़ी मिल गई। तो ये जो 28 साल थे जेल के अंदर, उनके कैसे गुजरे, एक जाहिरी बात है इंसान की नफ्सियात पर बड़ा उसका असर होता है। 17 साल के थे जब वो गए, 17 साल के थे जब वो गए। एक टीन एज लड़का, आप सोचें, एक बिल्कुल छोटा बच्चा लड़कपन में जेल में चला जाता है और फांसी से चंद घंटे कबल, शाहजेब ने बताया, चंद घंटे कबल उसको ये खबर मिलती है कि तुझे फांसी नहीं मिल रही। आप सोच सकते हैं उसकी क्या तासुरात, उसके एहसास, उसके जज्बात क्या होंगे। मैं समझती हूँ आज पूरी दुनिया में ये एपिसोड जो है ना, ये मतलब बहुत जबरदस्त स्टोरी है। मतलब मैं खुद बहुत इंस्पायर हूँ इस स्टोरी से। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं विहाड़ी के मोहम्मद अनवर से, जो 28 साल
बाद जेल से रिहा हो गए हैं। मगर आपको हम खुशामदीद कहते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आपकी कहानी यकीनी तौर पर हमें सुनकर कुछ अफसोस भी हो रहा है, लेकिन खुशी इस बात पर हो रही है कि आपको 28 साल के बाद रिहाई मिल गई है। जरा बताइएगा आपका ये तवील वक्त, क्योंकि जेल के अंदर रहना एक हमारे लिए तो किसी कमरे में एक दिन गुजारना ही बड़ा मुश्किल होता है। आपके 28 साल जो जेल में गुजरे हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन को पहले आप ये बताएं कि वो कैसे थे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चौधरी मोहम्मद अनवर है और मेरा ताल्लुक अनाई फैमिली से है। ज़िला विहाड़ी के शहर गग्गो मंडी का रहायशी हूँ। ये जी 6/3/1993 की बात है कि गांव के कुछ लोग मेरे भाई को मारने के लिए घर तक आ गए। बड़े भाई वो भी फौत हो चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो वहाँ ये लड़ाई हुई और एक आदमी अल्लाह को प्यारा हो गया, तो मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 27/6/1998 को सेशन जज ने मुझे सजाए मौत सुना दी। उसके बाद 2001 में हाई कोर्ट से मेरी अपील खारिज हो गई। 2007 में सुप्रीम कोर्ट से मेरी अपील खारिज हो गई और 2015 में सदर पाकिस्तान ने अपील खारिज कर दी और 19/12/2015 के मेरे डेथ वारंट जारी हो गए। उस दौरान प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने एक कानून बनाया था कि सजाए मौत के ऐसे कैदी जिनकी उम्र वक़ुआ के वक्त 18 साल से कम है, उनकी सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी जाए। तो उस कानून के तहत मेरे भाइयों ने हाई कोर्ट में रिट दायर की और हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर जारी कर दिया और मेरी फांसी रोक दी गई। फिर वो रिट मेरी सुप्रीम कोर्ट में चली गई। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और मेरी रिहाई का हुक्म दिया और मैं रिहा हो गया। 45 बरस के हो गए हैं अनवर भाई आप? जी, आपकी उम्र अब 45 बरस हो चुकी है लगभग? जी 46 बरस। उफ, मैं सोच भी नहीं सकती कि आप जब अंदर जेल में गए और जब आपको ये खबर सुनाई गई कि आपको आज़ाद किया जा रहा है, क्या कैफियत थी उस वक्त अनवर भाई? बस जी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने बहुत बड़ा रहम किया मुझ पर। देखें ना, ये सहमन हुआ था, जो कुछ हुआ था मैंने जानबूझ कर नहीं किया और मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा था। मुझे यकीन था कि अल्लाह कोई ना कोई सबब ज़रूर पैदा करेगा और अल्लाह ने रहमत कर दी। अच्छा अनवर साहब, यहाँ पर मुझे वो पूरा मैं वाकया आपसे जानना चाहता हूँ, जो वाकया हुआ जिस पर ये आप जेल में गए, आखिर हुआ क्या था? सजा आपको जो सुनाई गई थी, जिस तरह आप बता भी रहे हैं कि आपके भाई भी आपके हमरा थे, वो पूरा वाकया क्या था जिस वजह से आपको जेल जाना पड़ा? वो जी बड़े भाई का क्लैश था उन लोगों से और उस वजह से वो भाई को मारने के लिए घर तक आ गए और घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने उन्होंने भाई को मारना शुरू कर दिया। वो 7-8 आदमी थे, वहां ये वाकया हो गया जी। फिर उसके बाद मैं उस वक्त बच्चा था, मैं खौफजदा हो गया। बस उसी झगड़े में ये सहमन ऐसा हो गया।
वो भी अच्छे लोग हैं, हमारी उनसे बड़े अच्छे तलकात थे पहले, लेकिन बस गांव के कुछ शरारती लोगों ने इस हद तक पहुंचा दिया कि वो उन्होंने सोचा समझा नहीं और मेरे भाई को मारने के लिए घर तक आ गए। फिर हमने उनसे बड़ी माफियां मांगी, मेरे पूरे खानदान ने उनकी मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं माने। अच्छा, अल्लाह रहम। अनवर भाई, जब आप जेल से बाहर थे तो आपने दुनिया में 17 साल गुजारे, जब आप अंदर गए तो आपने 28 बरस गुजारे, जब आप वापस आए तो दुनिया तो बिल्कुल बदल चुकी होगी आपके लिए। 28 बरस से भी ज्यादा रहे आप जेल में। जी। क्या दुनिया छोड़कर गए थे, क्या दुनिया मिली अनवर भाई? उस वक्त सच्चे और खरे लोग होते थे। अब तो जमाना ही चेंज हो गया, तेजी आ गई है दुनिया में बहुत ज्यादा। हर कोई अपने मफाद में लगा हुआ है, कोई एहसास नहीं किसी का, कोई किसी का दुख दर्द नहीं बांटता। क्या करने का आपका इरादा? जब आप अभी बाहर आए हैं तो आपको लगता है जब कोई किसी का दुख नहीं बांटता, दर्द नहीं बांटता, तेज हो चुकी है दुनिया, इस दुनिया में आप कैसे आगे बढ़ने के लिए क्या प्लान किया है? प्लान तो ये है जी कि मैं कोई कारोबार करूं, क्योंकि इस केस की वजह से हमारा मुआशी तौर पर हम तबाह हो गए। खत्म हो जाए हमारा खानदान खत्म, जमीन जायदाद, ये घर जिसमें मैं बैठा हूं ये भी बिक चुका है। वालिदैन फौत हो गए, 2 भाई फौत हो गए, मुझे जेल में फालज हो गया। जेल में एक दफा मुझे दिल का दौरा भी पड़ा। अब मैं पुरअमन जिंदगी गुजारना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए वसाइल की जरूरत है, वो हमारे पास नहीं है। आप जेल में थे अनवर साहब जब आपके वालिदैन का इंतकाल हुआ, और यकीनी तौर पर जिस तरीके से आपने 28 साल जेल में गुजारे हैं और ज़िंदगी बदल गई है। जैसा कि हमने आपसे ये सवाल किया कि रिश्तेदारियां, आपकी जान पहचान, आपके दोस्त अहबाब, क्योंकि आपकी दोस्तियां, आपकी यारियां, आपकी मोहब्बत जहां 28 साल गुजरे वहां पर ज़्यादा होंगी। 17 साल में आपको कैसे गुजरे वो भी शेयर कीजिएगा। और जो जेल में आपका वक्त गुजरा इतने लोगों के साथ, उनके साथ वक्त कैसा था? मुश्किल था, आसान था? किस तरह आप अपना वक्त गुजारते थे जो 28 से ज़ायद साल आपके जेल में गुजरे? जेल का वक्त जी बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह दुश्मन को बचाए। और ख़ास तौर पर सज़ाए मौत की जो काल कोठरी है, वहाँ बहुत परेशानी होती है। बंदा हर वक्त बड़ा सोचता ही रहता है कि मेरा क्या बनेगा, क्या होगा। सोच सोच के इसी टेंशन में मुझे फालज हो गया। अब मेरी ये जो बाईं साइड है ये काम नहीं करती। और बहुत मुश्किल है ये ज़िंदगी। वाकई में आपकी सेहत इस बात की शायद बहुत मुशक्क़त वाला काम करने की इजाज़त नहीं देगी। कारोबार ही आप कर सकेंगे। क्या समझते हैं इतने अरसे में कोई आपको मुश्किलात का सामना आया कि भाई ये तो जेल काट कर आया है, वो जो हमारे जो जिसको कानून दे चुका होता है सज़ा, कानून इज्जत बाइज्जत बरी कर चुका होता है, उसको माशरा नहीं छोड़ता। आपने कोई आपके सामने वाकया हुआ हो, आपके साथ पेश आया हो, आपने खुद सहा हो कि भाई ये तो जेल काट कर आया, इसके साथ ना कारोबार किया जा सकता है, ना इसको नौकरी दी जा सकती है? जी अनवर भाई। नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना किसी ने मुझसे की है। इस बात की है कि अब वो एक आज़ाद हवा में जो है वो सांस ले रहे हैं,
और अब वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका मुश्किल वक्त गुजरा है जेल के अंदर, वो मेरे ख्याल में कोई गुजारने के बाद नफ्सियात पर कंट्रोल रखना बड़ा मुश्किल मैं तो ये सोची थी कि कैसे वो इस तरह काम होकर बात भी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ढेरों दुआएं और बहुत आपकी सक्सेस स्टोरी है। आप आज कल कुछ बन जाते हैं, कल को तो लोग कहेंगे अगर 28 साल बाद अनवर जेल में रहकर कुछ बन सकता है तो हम क्यों नहीं। तो अल्लाह करे आपको उन लोगों में से अल्लाह पाक बनाए और चुने कि आप कुछ करके दिखाएं और कुछ बनकर दिखाएं। आपके लिए ढेरों दुआएं। अब शाहजेब हम आगे बढ़ रहे हैं पेट्रोल के हवाले से। बिल्कुल, जैसा कि हमने जिक्र किया आगाज में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो हुआ है पाकिस्तान में, उससे यकीनी तौर पर शहरी बहुत परेशान है, परेशानी में मुब्तला हैं। उनकी परेशानी कितनी बढ़ गई है, उनके लिए जो आसानियां थी वो अब तो कम होती जा रही है, क्योंकि मुसलसल प्राइस जो है पेट्रोल की वो हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। तो इसमें हमने देखा कि जो हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराया है, उसके बाद जो रद्देमल आ रहा है अवाम की जानब से, शहरियों की जानब से, वो क्या है, इसी पर बात करने के लिए हमारे जो नुमाइंदा 92 न्यूज़ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, बताइएगा, इस वक्त पेट्रोल बम तो गिर चुका है, 160 पर पेट्रोल पहुंच चुका है, शहरी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है और रात गए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 12 रुपये इजाफा किया गया, जबकि डीजल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये इजाफा कर दिया गया है। और उसके बाद तारीख में पहली बार पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की जो कीमत है वो तकरीबन 160 रुपये लीटर हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पहले ही महंगाई की वजह से शहरी बेतहाशा मसाइल से दो चार थे और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम 8% तक का इजाफा जो किया गया है, उस पर शहरी काफी ज्यादा हैरान और परेशान है, क्योंकि एक तरफ वजीर आजम इमरान खान की जानिब से बार बार ऐलानात किए जाते हैं कि वो आवाम को सहूलत और उनकी आसानियां पैदा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आए रोज जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में महंगाई का जो नया तूफान है वो बर्पा हो जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर जो पेट्रोलियम लेवी है वो भी हुकूमत की जानिब से तकरीबन 4 रुपए बढ़ा दी गई है और अब हुकूमत जो है लेवी की मद में तकरीबन 18 रुपए आवाम की जेबों से अब वसूल करेगी और उस पर शहरी काफी ज्यादा गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं अब जो है ट्रांसपोर्ट्स के किराए में भी जो है वो फौरी तौर पर इजाफे का जो खदशा है वो जाहिर किया जा रहा है। अमूमन हम देखते हैं कि 4 से 5 रुपए फी लीटर कीमत जब बढ़ती है पेट्रोल की तो 10% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के किराए बढ़ जाते हैं और ऐसी सूरत में आज जब हुकूमत की जानिब से तकरीबन 12 रुपए का इजाफा किया गया है पेट्रोल की कीमत में, तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है उसमें 20% तक इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से अशिया खुरोनोस की जो तरसील है वो महंगी होती चली जाएगी, जबकि जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया है उनकी कीमतों में भी जो है होशरबा इजाफा देखा जा सकता है। इसके साथ साथ शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले ही नहीं है, CNG ना मिलने की वजह से शहरी परेशान रहते हैं। इस सूरत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी जो इजाफा है वो हो जाएगा और जो गरीब और मुतवसित तबके हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए जो परेशानियां हैं वो मजीद बढ़ती ही चली जाएंगी। हम यहाँ पर यही कह सकते हैं कि शहरियों के लिए परेशानी हर तरीके से बढ़ती ही जा रही है और अब ऐसे बढ़ गई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा होगा। जाहिर बात है, जब कीमतें बढ़ गई हैं पेट्रोल की तो हर चीज की कीमत में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल पहुंच चुका है 160 रुपए पे और अभी भी जो खदशात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं कि इसकी मजीद कीमत भी बढ़ सकती है। शहराज अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन तो जो सूरत हाल है पेट्रोल पंप्स पर वो हमें बताई, शहरियों का क्या कहना है ये भी हमें बताया। साथ में अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। माया, ये जो सनग्लासेस आपने लगाए हैं वैसे तो बहुत अच्छे आपको सूट कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने इस बात को मेक श्योर किया था खरीदने से पहले कि इसके अंदर जो ग्लास इस्तेमाल किया गया है वो आंखों के लिए ठीक है, मुफीद है या नुकसानदेह है? इतने समझदार आप मेरी कंपनी में रह करोगे ना, माशाल्लाह। नहीं, मैं पहले समझदार था, लेकिन आपको मैंने इस ग्लासेस में देखने के बाद मैंने फैसला किया आपसे सवाल करूंगा। मैं ना इसलिए पहले महंगाई की खबर आई थी, मैंने कहा आंखें बंद कर लो, मुझे महंगाई की खबरें नहीं सुननी, लेकिन जब हम चश्मा लगाएं तो वही वाली आपकी बात कि हमें ये भी पता है कि हम चश्मे के अंदर से जो देख रहे हैं वो हमारी आंखों के लिए है या नहीं। आंखें
तुम्हारी आंखें, उसकी आंखें, कैसी आंखें और क्यों आंखें। किस तरफ आंखों को लगेगा? क्योंकि आंखें जो है ना पर्सनालिटी का बहुत अहम हिस्सा होती आंखें है। एक नेमत है और इस नेमत को हम खोना बिल्कुल नहीं चाहते। दुनिया की खूबसूरती, हर चीज की खूबसूरती और जो हम चाहते हैं वो देखते हैं, लेकिन इन आंखों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी तरीके से। और जब आंखें मुतासर होती हैं तो जाहिर बात है इसका नुकसान जो आपको होता है उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं आया कि बाजारों में जो चश्मे मिल रहे हैं धूप से बचने के लिए, जिसको सन ग्लासेस कहा जाता है, उसके अंदर जो प्लास्टिक इस्तेमाल की जा रही है, क्या वो प्लास्टिक आपकी आंखों के लिए फायदेमंद है या उल्टा आपको नुकसान पहुंचा रही है? वो आपको धूप से बचा रही है या उसका मजीद आपकी आंखों को नुकसान हो रहा है? ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही उम्दा जो है वो मौजू है। ये वो मौजू है जो हर आम आदमी, गर्मी आ रही है ना, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है, जब गर्मी आती है तो आपको होता है आप ग्लासेस लें। आप ग्लासेस कहते हैं जब महंगा लेने की सस्ता ले लो, लेकिन वो आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। अब तक एक्सपर्ट आके नहीं बताएगा, मेरे ख्याल है आप लोगों को बिल्कुल। इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है हमारे अमराज चश्म डॉक्टर काजी साहब ने। डॉक्टर साहब खुश आएंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम सड़कों पर देखते हैं सन ग्लासेस हर जगह भरमार है, 200 रुपए में, 100 रुपए में, 300 रुपए में आपको हर प्राइस पर सन ग्लासेस मिल जाते हैं, लेकिन क्या ये सन ग्लासेस आंखों के लिए मुफीद है या नुकसानदेह? बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही अहम मौजू है जिस पर आज आप बात कर रहे हैं जी। और पेशतर इसके कि मैं धूप के चश्मों के हवाले से बात करूं, 3 चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये कि हमारे आँखों के अंदर कौन सा कुदरती हिफाजती निज़ाम मौजूद है जिससे हमारी आँखों की हिफाजत हो। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि तेज़ रोशनी की सूरत में हमारी पुतलियाँ सिकुड़ती हैं और कम रोशनी में हमारी पुतलियाँ फैलती हैं। इसकी वजह से जो धूप के अंदर या सूरज की तेज़ रोशनी के अंदर जो मौजूद शुआएं हैं, जिनमें सबसे ख़तरनाक जो शुआ है वो अल्ट्रावायलेट रेज हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारी आँखों को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। तीसरी बात ये कि आँख के कौन से हिस्से हैं जो इस अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से मुतासिर हो सकते हैं या ख़राब हो सकते हैं। हमारी आँख के सामने की शफ़ाफ़ झिल्ली, जिसे कॉर्निया कहते हैं, ये डैमेज हो सकता है इस अल्ट्रावायलेट रेज से। फिर हमारे आँख के अंदर मौजूद अज्जा जो इंतहाई शफ़ाफ़ होता है वो धुंधला सकता है, जिसे हम मोतिया कहते हैं, यानी क़ब्ल वक्त या यंग एज में मोतिया हो सकता है। और जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ये कि पर्दा जिसके ऊपर हमारी दुनिया का अक्स बनता है और हम चीज़ें देखने के काबिल होते हैं, और ख़ास तौर पे जो मरकज़ी निगाह हमारी होती है, मैकुला, इस अल्ट्रावायलेट रेज के ज़रिए से वो डैमेज होता है और मैकुलोपैथीज होती हैं, जिससे हमारी जो शार्प विजन है वो ख़त्म हो जाती है और ये इंतहाई ख़तरनाक है। तो अब इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अगर सन ग्लासेस की बात करें तो गैर मियारी सन ग्लासेस क्या करते हैं, वो तेज़ धूप में रोशनी और चमक को तो कम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी पुतलियों को भी फैला देते हैं। और नतीजा ये होता है कि अगर उन सन ग्लासेस के अंदर अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन ना हो, अल्ट्रावायलेट फिल्टर्स ना हो, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारी आंखों को बुरी तरह से मुतासिर कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी खरीदा जाए वो अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन के साथ होना चाहिए। जी, आप कुछ कह रही हैं? डॉक्टर साहब, वही माशाल्लाह आप इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं तो वो उसमें काटना मुनासिब नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है फैशन भी है, सन शेड्स भी पहनने हैं। अब आपने कहा कि जब ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल कर लेना चाहिए, वो भी आप मेरे ख्याल वजाहत कर रहे थे, बस डिटेल में बता दीजिएगा कि अगर ये चीज़ हो तो हमें नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ें हो तो हमें ऑप्ट करना चाहिए। अगर हमें अपनी आंखों को, जैसे आपने बताया कि बहुत ही नुकसानदेह है अगर हम इस तरह से चश्मे ले लेते हैं, तो एक आम इंसान को क्या पता होना चाहिए कि उसकी आंखों के लिए इस तरह का चश्मा लेना मुनासिब रहेगा? जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल हम जिस हिस्से में रहते हैं यहाँ सूरज जो है अपनी पूरी तमाज़ुत के साथ हमारे सामने होता है
तो इसके लिए वाकई ये ज़रूरी है कि आप अच्छे मेयारी सन ग्लासेस इस्तेमाल करें जिसमें अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन मौजूद हो। अब UVA B ये वो रेज हैं जिनसे प्रोटेक्शन के लिए अक्सर जो मेयारी चश्मे होते हैं उनमें बाकायदा ये लिखा हुआ होता है कि या तो उसके अंदर उसकी UV प्रोटेक्टिंग कोटिंग होती है या फिर शीशे के अंदर लिखा है UV प्रोटेक्टेड ग्लासेस जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि गैर मेयारी चश्मों से हम आँख के आगे जो है तेज रोशनी तो कम कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ही हमारी पुतलियाँ फैलती हैं तो वो उस पुतलियों के फैलने की वजह से ज्यादा रोशनी हमारी आँख के अंदर जाती है और वो अल्ट्रा वायलेट रेज तो हमारे सूरज की रोशनी में बहुत ज्यादा है। और दूसरे ये कि अब जब से ये ओजोन लेयर को हमने जो है छलनी बना दिया है अपनी जो है खराब आदतों की वजह से, हमने धुएं और जलाने के मटीरियल बहुत ज्यादा कर दिए, दरख्त हमने काट दिए, माहौलियात तबाह कर दी, तो ये ओजोन लेयर हमें अल्ट्रा वायलेट से प्रोटेक्शन काफी हद तक प्रोवाइड करती थी। लेकिन अब क्योंकि ये ओजोन लेयर पहले ही छलनी हो गई है तो अब UV जो रेज हैं वो बहुत ज्यादा हमारे सूरज तमाज़ुन में मौजूद है। और ये जो डॉक्टर साहब पहला एक पॉइंट तो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि जिस तरीके से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हम मार्केट्स में जाते हैं चश्मा खरीदने के लिए, ये जो सन ग्लासेस हैं उसमें अक्सर हम देखते हैं कि UV प्रोटेक्टेड लिखा होता है लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि ये वाकई असली हैं या जाली हैं। और सर दूसरी जानब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम हमारी जो आंखें हैं और आंखों का हम ख्याल कैसे रख सकते हैं, उनकी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। हमें अक्सर सर दर्द हो जाता है आंखों में, तो आंखों को बेहतरीन सेहत में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, पहला सवाल आपका बहुत अच्छा है। मैं बिल्कुल एक आम फहम और मेरा ख्याल है कि हर आदमी ये टेस्ट कर सकता है कि आया उसके सन ग्लासेस में UV प्रोटेक्शन है या नहीं। आपने देखा होगा कि UV टॉर्चेस मिलती हैं जिसके जरिए से आप करेंसी पे जो अल्ट्रा वायलेट फ्लोरेसेंट फाइबर के इस्तेमाल से जो है वो यूज किया जाता है। जब आप वो लाइट डालते हैं तो वो फ्लोरेसेंट जो है वो नजर आता है। तो आप ये कर सकते हैं कि अपने चश्मे से एक तरफ वो टॉर्च, इतने सारे सवाल थे आपसे मगर टाइम की कमी की बायस हमें मुख्तसर करना पड़ा है, उसके लिए बड़े माजरत, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ग्रेट गाइड टू ऑल ऑफ अस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था और बहुत सारी खास चीजें, जबरदस्त खबरें और अपडेट शाहजेब अभी बाकी हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर शाहजेब अहमद उमर खान के साथ आपने दोबारा आप ब्रेक के बाद आए, बहुत शुक्रिया। अब जरा बात करते हैं उस बात की जिस प्रोग्राम के शुरू में भी हमने बात की थी और टच करते हुए गए थे कि दुनिया भर में पहले खदशात ऑब्वियसली की बात कर लें, दो मुल्क में जंग छिड़ने की बात हो रही है। खुदा न खास्ता अगर इस तरह के मामलात होते हैं तो अवाम कितनी परेशान होती है, स्पेशली जो दो ममालिक की अवाम है, वहाँ पे रिहायशी हैं, उनका क्या कहना है, उनके क्या खौफ हैं। और अगर इस तरह की पैमाने पर अगर इस लेवल की खुदा न खास्ता जो खदशात एक्सपर्ट्स या जितने भी दुनिया में तजियाकार हैं वो जाहिर कर रहे हैं खदशात शाहजेब, तो ये बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कशीफ की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके जो असरात हैं वो सिर्फ इन दो ममालिक पर नहीं आएंगे, सिर्फ रूस और यूक्रेन की बात नहीं है। कई ममालिक है जिनकी मईशत पर असर पड़ेगा, कई ममालिक के हालात खराब हो सकते हैं, कई ममालिक पर जैसे हम तेल की कीमतों की बात कर रहे हैं उसमें बेहद इजाफा हो सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बन सकती हैं। साथ में आपको ये बताएं कि रूस और यूक्रेन की जो हम बात कर रहे हैं, रूसी अफवाज तेजी के साथ यूक्रेन की सरहद पर जमा हो रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। साथ में अमेरिका ने जो यूक्रेन में सफारत खाना है उसको बंद कर दिया है, अमले को वापस बुला लिया है। हम ये भी देख रहे हैं कुछ बयानात भी सामने आ रहे हैं जो अमरीकी वजीर खारजा उनकी जानिब से, उन्होंने जो वहां पर सिफारती अमला है उसको वापस बुलाने का फौरी तौर पर कहा है, में मुंतकिल हो जाए। बिल्कुल। और जैसे कि हम ये भी देख रहे हैं कि अब जो ये हिदायत सामने आ रही हैं उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि एंटोनी ब्लिंकन ने अमेरिकी शहरियों को भी एक बार फिर यूक्रेन से फौरी तौर पर निकल जाने की हिदायत की है, यानी कि शहरियों को भी वहां से निकाला जा रहा है, जो सफारत खाना है उसके अमले को भी वहां से निकाला जा रहा है। और पूरी कोशिश की जा रही है जितने भी जिन ममालिक के यूक्रेन में इस वक्त लोग हैं उन तमाम लोगों को वहां से निकाल लिया जाए। लेकिन
ये बात जाहिर क्या कर रहा है? ये बात यही जाहिर की जा रही है कि इसका मतलब है कि ये खदशा है। जिस तरीके से फौज अगर सरहद पर मौजूद है और बढ़ती जा रही है और वहां पर तैनात है, तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि खदशा ये बहुत इस वक्त बात यहाँ तक पहुंच गई है जंग के जब हम यहाँ पाकिस्तान में बैठकर इस हवाले से बात करें तो वहां की आवाम के क्या तासुरात, उन लोगों के क्या हालात, उन लोगों के क्या इमोशंस होंगे, वो क्या कितने परेशान है और कितने परेशान नहीं है, हमें ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। साथ में दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि जो जर्मन चांसलर हैं उन्होंने रूस को खबरदार किया कि अगर इसने यूक्रेन पर हमला किया तो उस पर सख्त पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। इस तरीके से प्रेशर भी डाला जा रहा है और ये कहा भी जा रहा है कि सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। साथ में जो अमेरिकी इंटेलिजेंस का ये दावा है कि रूस ओलंपिक्स मुकाबलों के खत्म होने से पहले ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है, तो ये खबरें भी सामने आ रही हैं। अब जो ये सूरत-ए-हाल पूरी बनती जा रही है, इसमें हम देख रहे हैं कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने अपने शहरियों को जल्द अज जल्द यूक्रेन से निकालने का कहा है, हिदायत दी हैं, निकाला भी जा रहा है, हमले को भी निकाला जा रहा है और एक अजीब सूरत-ए-हाल बनती जा रही है। लेकिन इस कशीदगी जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसी मामले पर बात करना बहुत जरूरी है। और बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर अस्मा वदूद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्मा साहिबा, आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कशीदगी बढ़ती जा रही है रूस में और यूक्रेन में, आप क्या समझती हैं ये कितना संगीन मामला है इस वक्त? और साथ में अगर हम ये बात करें कि क्या ये कहा जा सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाया जा रहा है, कुछ ऐसे खदशात भी हैं? देखिए जी, जो इस वक्त रशिया और यूक्रेन के दरमियान हो रहा है ना, वो एक्सट्रीम मिसट्रस्ट का नतीजा है नेटो और रशिया के दरमियान। जो परसेप्शन दोनों एक रशिया और नेटो एक दूसरे के लिए रखते हैं ना, वो इस जो मुद्दा है उसकी बेसिकली बुनियाद है। रशिया समझता है कि नेटो बेसिकली बनाए ही एंटी रशिया एजेंडा को फुलफिल करने के लिए है। वो सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, वो एक कल्चरल इन्वेजन है और उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस वो डिफाइन करते हैं उसको वो बारहा मैनिपुलेट करते रहते हैं। यानी कि वो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट नहीं है, वो कहीं बहुत सी ऐसी जगहों पे भी इन्वेड उसने किया है और इंटरवीन किया है जहां पे उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं बनता था, जैसे कि आपका लिबिया हो गया, कोसोवो हो गया। तो इस तरीके से एक मिसट्रस्ट है और यही मिसट्रस्ट आपका नेटो के हवाले से भी है कि नेटो अभी भी नेटो और उसके अलायंस और यूएस अभी भी रशिया को अपने लिए एक सबसे बड़ी थ्रेट समझता है। तो ये दोनों जो एक एयर ऑफ मिसट्रस्ट चल रहा है ना, ये इस पूरे सिलसिले की बुनियाद है। अब जो आपने कहा कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, देखिए जी, इस वक्त अगर हम पूरा ग्राउंड पे सिचुएशन देखें ना, तो ये सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान में या नेटो और रशिया के दरमियान में अब ये सिचुएशन नहीं रही। इस वक्त जैसे मिलिट्री बिल्टअप हो रहा है, आपकी जो यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस ने अपने की ट्रूप्स इस वक्त अवेलेबल है रोमानिया में, पोलैंड में, फ्रांस के अवेलेबल है पोलैंड में, यूके के एस्टोनिया में, डैनिश लिथुआनिया में, नेटो इटसेल्फ अवेलेबल है एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड और रोमानिया में। अब ये तो हो गया नेटो का साइड। रशिया भी इटसेल्फ सिर्फ यूक्रेन के ऊपर अपने ट्रूप्स बिल्डअप नहीं कर रहा। एक और बहुत अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि जो आपका है बेलारूस और रशिया के दरमियान एक जॉइंट आर्मी ड्रिल हो रही है बेलारूस की बॉर्डर पे, जिसका मतलब ये है कि आप नेटो अलायंस के डायरेक्टली उनकी डोर स्टेप पे आ गए हैं और ये चीजें बहुत अलार्मिंग है आपकी पोलैंड के लिए, लातविया के लिए, आपकी लिथुआनिया के लिए। तो एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसमें इसका मैग्नीट्यूड शायद हमने वर्ल्ड वॉर 1945 से के बाद इतने मैग्नीट्यूड के हमने बिल्डअप और उसका इम्पैक्ट प्रियम्प्ट हमने नहीं किया। आसमा जी, अगर जिस तरह आप कह रही हैं कि हम उसकी मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिस तरह अगर खुदा न खास्ता ये जंग छिड़ जाती है, सबसे ज़्यादा मेरा जो दो सवाल उसके साथ आप बताइएगा, तो अगर खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई कि जंग की सूरत हाल पैदा हो गई, उसका असरात क्या होंगे और पाकिस्तान का झुकाव किस तरफ ज़्यादा होगा? प्लीज़। देखिए जी, हम तो एक मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल में लिखा था कि हम लोग की जियो पॉलिटिकल पोजीशन ऐसी है कि हम लोग अक्सर ऐसे मसाइल में आ जाते हैं कि हमारे पास जो एट हैंड अपॉर्चुनिटीज होती हैं हम उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे होराइजन पे है जहाँ पे से एक नई कहानी हमारी तरक्की की, हमारी डेवलपमेंट की शुरू हो सकती है। हमारे पास एक होराइजन ऐसा दरवाजा खुला हुआ है।
अब यहाँ पे हमारे दोस्तों को भी हमारे जिनसे हम आजकल इतने अलाइन नहीं है ओपिनियन के हवाले से कंट्रीज, उनको भी हम पे इस तरह का प्रेशर नहीं कर देना चाहिए कि हम कोई साइड आउट करें। वी शुड बी एन एडवोकेट ऑफ पीस। पीस बहुत ज्यादा जरूरी है, इस मामले का सस्टेनेबल सोल्यूशन बहुत जरूरी है। ये टाइम एंड अगेन सर आता है, तो हम वी शुड नॉट चूज साइड्स, वी शुड चूज पीस एंड एडवोकेट पीस। जितना ऊंची आवाज इसके लिए उठा सके वो हमारे लिए बेहतर है। बट आफ्टर मैथ इज नॉट दैट, मतलब इतना ज्यादा कोई आफ्टर मैथ अच्छा नहीं होगा किसी भी जंग के बाद या खुदा ना खास्ते हुए इस तरह की सिचुएशन के बाद। आफ्टर मैथ तो कभी अच्छा नहीं होता आसमा जी। जी आप इसके बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स होंगे। आपके पेट्रोल के हवाले से गैस नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो एक गैस पाइपलाइन है उसका इशू बनेगा। ऑलरेडी आपकी जंग जिस भी इलाके में हो वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रिपल्ड हो जाती हैं। हम एक ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं, कोई भी कंट्री आइसोलेटेड नहीं है। एक इवेंट दुनिया के किसी हिस्से में होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है अम्ब्रेला इम्पैक्ट आप तकरीबन पूरी दुनिया में महसूस कर सकते हैं। इस तरीके से जब इस मैग्नीट्यूड का कोई एक मिस एडवेंचर दुनिया के किसी भी हिस्से में होगा तो उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट आपको दुनिया के तकरीबन हर कोने में नजर आएंगे। और सैडली पाकिस्तान अभी हम एक बल्कि मैं उसको ये नहीं कहूंगी कि वो एक सिचुएशन रिजॉल्व हो गई है। हम एक इवॉल्विंग क्राइसिस के हमारे डोर स्टेप पे पड़ा हुआ है अफगानिस्तान अभी रिजॉल्व एक तरीके से उसकी वॉर शायद खत्म हो गई है, लेकिन जो कैटास्ट्रोफी वहां पे है ना वो अभी इवॉल्विंग है। तो हम लोगों के मसाइल मल्टीफोल्ड हैं और उसमें इसकी एडिशन इट वोंट बी इजी ऑन द रीजन जनरली एंड पाकिस्तान स्पेसिफिकली। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है। और जैसे ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी रूस का दौरा करना है। उसके बाद क्या खबरें सामने आती हैं, फिर महंगाई का तूफान जन्म ले सकता है, कुछ बहरान जो पैदा हो सकते हैं इस जंग के बाद। बहुत शुक्रिया अस्मा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में और इस अहम मौजू पर आपसे बात हुई बड़ी डिटेल में। तो ये तो बात हो गई जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुल्क की मईशत पर कैसे नुकसान हो सकता है, दुनिया भर में इस खित्ते में क्या नुकसान हो सकते हैं इस जंग के। लेकिन इससे आगे बढ़कर और बहुत कुछ है जो हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और खदशात तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली हैं, अवाम परेशान भी है और परेशानी की बहुत सारी चीज़ें हर लेवल पे हैं, कहीं कौमी लेवल पे हैं, कहीं ग्लोबल लेवल पे हैं, कहीं पर्सनल लेवल पर है। अगर हम पर्सनल लेवल की बात करते हैं तो इंसान का जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और उसी तरह उसकी स्किन भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ का असर आपकी सेहत पर, आपकी जिल्द पर आता है। और अगर आप अपने आप को अच्छा ना समझें तो आसपास की दुनिया चाहे कितनी भी जन्नत बन जाए आपको अच्छा नहीं लगता। वही वाली बात है, खूबसूरती नजर आना या खूबसूरत नजर आना हर इंसान का शौक भी होता है और हक भी होता है। और वैसे भी आपकी स्किन के लिए आपको बहुत ख्याल भी रखना चाहिए। जारी बात है जिस किस्म के हम देखते हैं टॉक्सिक पार्टिकल्स और डर्ट, हमारी पॉल्यूशन, इतने मसाइल हैं, उससे हमारे चेहरे का भी ख्याल रखना है, स्किन का ख्याल भी रखना है, ठीक भी रखना है, उसको साफ भी रखना है, साफ के साथ साथ उसकी जो हेल्दी कह लें कि स्किन है उसको मेंटेन भी रखना है। ये सब कुछ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए माया? बिल्कुल, एक तो चीज ये समझना चाहिए, सबसे पहले अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ये समझ ले सबसे पहले। क्योंकि हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स आते हैं ना वो बार बार यही कहते हैं, भाई अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपना ख्याल रखो। अपना ख्याल रखोगे तो आप कूच करोगे किस तरफ जाना चाहिए। हमारे साथ आज इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारी बहन और एक बहुत ही जानी मानी एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर उमेराइल, जो एक एस्थेटिशियन भी है और साथ में न्यूट्रोपैथ भी हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, वेलकम जी सब सवेरे पाकिस्तान में। आपकी तो पुरानी टीम है ये तो अली और सब लोग तो हैं। बिल्कुल, क्या बात है। डॉक्टर साहब बार बार जो है इस वक्त जैसे शाहजेब ने कहा कि टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं, माहौल बहुत अजीब हो रहा है, जाहिर है आपके कोविड की भी चैलेंजेस हैं, बीमारियां भी हैं, वो जिल्द वगैरह पर कितना जो है वो असरअंदाज करती है, शाइन खत्म हो जाती है, एक चमकना खत्म हो जाता है। कहते हैं मेरे चेहरे से चमक खत्म हो गई, तो भाई क्यों खत्म हो गई? ग्लोइंग स्किन नहीं रही मेरी। ये शाहजेब का मसला है। अच्छा, एक्चुअली जैसे अभी कहा कि बीमारी के बाद ये जो सिचुएशन है कोविड, अच्छा सबसे पहली बात जो है कि बीमारी एक अलग चीज़ है, मेंटल स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल स्ट्रेस आपको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। देखिए जो हो रहा है उसके साथ हमने चलना है और उसको लेके चलना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी सिचुएशन है उसको अपने ऊपर ऐसा तारी कर लिया जाए कि हम अपनी सेहत को, अपनी खूबसूरती को खो दें। अच्छा, जहाँ तक पर्सनल केयर की बात आती है तो आपका वाटर इनटेक
बॉडी को हाइड्रेट रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। पिया ही नहीं जाता डॉक्टर साहब से, जबरदस्ती पीना चाहिए। अच्छा लिक्विड लेना, सिर्फ पानी नहीं, आप डिटॉक्स वाटर बना के पी लीजिए, आप जूसेस ले सकते हैं, लस्सी है, स्मूदीज है, डिफरेंट चीजें, लेकिन लिक्विड का इंटेक बहुत जरूरी है। जूसेस या लिक्विड इंटेक होना चाहिए। सिर्फ लोग कहते हैं पानी कितना पियेंगे या पिया नहीं जाता, तो उसमें कोई फ्लेवर ऐड किया जा सकता है, लेकिन लिक्विड इंटेक जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितना आपका लिक्विड कम होगा बॉडी के अंदर से, डिहाइड्रेट बॉडी होगी, आपकी स्किन वैसी फ्लेकी, ड्राई, पैची हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जाहिर है शाज़ेब और हम लोग, इस तरह आप लोग हैं, जैसे मॉर्निंग शो एंकर्स हैं, या वो लोग जो डेली बेसिस पे मेकअप कर रहे होते हैं, उनकी स्किन भी चली जाती है। अच्छा, मुख्तलिफ जो है वो क्रीम्स का जो है वो इस्तेमाल बहुत ज्यादा, शॉर्टकट क्रीम, मैं तो अपनी ज़बान में कहती हूँ शॉर्टकट क्रीम्स का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कितने नुकसानदेह हैं किसी भी? ये रंग गोरा करने वाली, ग्लो करने वाली, हर किस्म की जो क्रीम इस्तेमाल की जा रही है, जो भी जादू का दावा कर रहा है ना, वो धोखा है। और जो क्रीम्स हैं जो कहते हैं कि आप रातों रात गोरे हो जाएंगे, जो कर भी देती हैं, इसलिए कि गोरा होना, इससे अल्लाह ने जिस तरह बना के भेजा वही सबसे इम्पोर्टेंट है, बट उसको चेंज करने की कोशिश करना या उसको बदल देना किसी केमिकल के थ्रू, तो ये समझ लें कि वो स्किन की पूरी लेयर को साफ। डॉक्टर साहब, ये भी समझने की जरूरत है कि सिर्फ गोरा होना मकसद नहीं है, आपको स्किन की केयर करनी है, आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी होनी चाहिए, देखिए रंग कैसा ही हो, स्किन को फ्लॉलेस एंड हेल्दी होना चाहिए। अगर यहाँ तक आप गोरे नीचे से काले, फायदा हाय तो बहुत ही होता है। और सब अजीब, मैं थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, इधर से नीचे भी गर्दन साफ कर लेते हैं और पाँव हाथ भी साफ कर लेते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता सारा फोकस इधर क्यों। कहाँ मेकअप करेंगे, हाथों पे मेकअप करेंगे, मतलब मेकअप करना जरूरी नहीं है, आपको स्किन का ख्याल रखना है खास तौर पे। तो मतलब ये क्रीम्स कितनी नुकसानदेह, हम यही आपसे एक्चुअली क्रीम्स देखिए, पहली बात है कि आपके स्किन को पूरा कंप्लीटली डैमेज कर देते हैं, आपका अनवांटेड हेयर्स, पिगमेंटेशन एंड एक्ने, ये तीन चीजें वो हैं जो अनक्योरेबल है इस सिचुएशन में जब आप क्रीम्स लगा रहे हैं। अदर सिचुएशंस जो है वो क्योर हो जाती हैं, बट अगर आपने क्रीम्स के थ्रू ये तमाम चीजें, एक्ने आ गई है, पिगमेंटेशन आ गई है, या अनवांटेड हेयर्स आ गए, उसको क्योर करना एक जिसे जो है शेयर लाने के मुतरादिफ है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर उनकी स्किन इतनी पतली हो जाती है कि अगर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो तो आप देख के बता देंगे जी ये जो चेहरा है ये फॉर्मूला क्रीम का है। पतली चमकदार चिकनी जो को जेल हो जाती है, और इतनी पतली होती है कि वो जरा सी जैसे लाइट भी लगेगी ना, एकदम रेड होगी, उसमें बर्निंग शुरू हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारी खवातीन, अब तो बच्चे भी शामिल है, उसमें लड़के भी शामिल है, मेरे पास बेशुमार पेशेंट्स लड़के होते हैं जो इसका शिकार है। अल्लाह, ये जो चीजें हैं ये आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके ऑर्गन्स को डैमेज करती है। ऐसा नहीं कि जो आप चीज लगा रहे हैं वो वॉश हो जाएगी, आपकी जो चीज बॉडी के ऊपर जा रही, चाहे वो आपका शैम्पू हो, चाहे आपकी क्रीम्स हो या आप कॉस्मेटिक्स हो, आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होती है कुछ परसेंट। और वो जो केमिकल है वो जब आपकी बॉडी में शामिल होता है, तो जब आप देख लीजिए कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर कितना बढ़ा है, लिवर डैमेजेस, इनफर्टिलिटी, ये तमाम चीजें जो बढ़ रही हैं उसकी वजह यही फॉर्मूला क्रीम्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसका मतलब है कि जो पतली पतली स्किन हो जाती हैं वो पीपल आर ओके, कहते हैं हमें ऐसे ही चाहिए, और लेकिन उनको ये नहीं पता वो उनकी स्किन के सेल्स को डैमेज कितना कर रहा है, राइट? देखिए ओके जो है वो उस वक्त तक ओके है जब उनको लग रहा है कि हम बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है, अंदर से कितना नुकसान पहुंचा रही है इसका जी, मतलब यूं समझ लें कि माया के कुछ दिनों के बाद आप जिंदगी भर कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा, एक अरसे तक उन्होंने क्रीम लगाई, एकदम से उनके चेहरे पे पिगमेंटेशन आ गई, पोर्स ओपन हो गए, या कोई इशू आ गया, और ऐसी वर्स्ट कंडीशन भी हुई है कि लड़कियों के घर तक टूट गए कि वो चेहरा, मतलब उसका इलाज ही नहीं है, फिर उसका इलाज नहीं है, वो पूरे चेहरे पे फोड़े हो गए हैं, या पस वाले दाने हो गए हैं, पूरा चेहरा बिल्कुल बर्बाद हो गया है कि वो घर, मतलब वो बच्चियां, मैंने देखा है जब मैं टूर पे जाती हूँ तो वो बच्चियां नकाब नहीं उतार सकती कि वो उतारेंगे तो चेहरा क्या दिखाएंगे, मतलब ये हालत होती है। अच्छा, वो जान छुड़ाना चाहते हैं जो लगा रहे हैं, लेकिन जान छुड़ा नहीं सकते। अच्छा, फिर एक दफा अगर आपको लगाने का आपकी स्किन को आदत पड़ जाए तो फिर आप छोड़ नहीं सकते। आप छोड़ेंगे तो आपकी कंडीशन इतनी खराब हो जाएगी, आप उसको दुनिया को फेस नहीं कर सकते फिर। डॉक्टर साहब, फिर स्किन के लिए करना, जैसे कि आपने बताया कि हमें हाइड्रेटेड रहना है और पानी तो पीना है, फ्लूइड्स का भी इस्तेमाल करना है ज्यादा, लेकिन उसके अलावा और क्या किया जा सकता है जिससे हमारी स्किन अच्छी रहे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो आप कोई भी ऐसी चीज के ऊपर अपनी खासकर स्किन के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करें कि किसी ने कहा ये 200 की चीज ले लो, ये 2000 की, लेकिन आप देखें आपकी स्किन की कंडीशन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़रूरी है, सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो नाइट रूटीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कहते हैं कि मेकअप किया, बड़ा अच्छा मेकअप है, 2 दिन चला लो,
या इतने अच्छे लग रहे हैं कि बार बार सुबह उठ के भी ऐसे देखना चाह रहे हैं, तो ये बहुत गलत मतलब चीज है। आपने मेकअप लाजमी रिमूव करना है। मेकअप रिमूव करने के बाद जो नाइट सीरम्स हैं, क्रीम्स हैं, जो भी आपको रिकमेंड किया जाए या आपके डॉक्टर ने या कंसल्टेंट ने जो बताया वो आपने इस्तेमाल करना है। सही, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेकअप उतारना, प्रॉपर क्लीन करना, अच्छी क्वालिटी का कॉस्मेटिक यूज करना, आपका सनब्लॉक यूज करना और इसके साथ साथ मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स यूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी नहीं लगा रहे, अच्छा कुछ भी नहीं, आप कहेंगे इतनी महंगी महंगी बातें कर रही हैं, आप कुछ भी ना करें, सिर्फ एलोवेरा जेल रात को सोते वक्त फेस पे लगा ले, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा एलोवेरा जेल लगा सकते हैं प्योर, लेकिन रात को सोते वक्त आप खुद कहेंगे कुछ दिनों में जिनकी स्किन डैमेज हो गई फॉर्मूला क्रीम से, वो भी सही होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, हेल्दी होना शुरू हो जाएगी। और आपके जो फेस पे ग्लो आता है, नेचुरली जो ग्लो आता है, एक हेल्दी स्किन हो जाती है, आपके स्पॉट्स क्लियर होना शुरू होते हैं सिर्फ एलोवेरा जेल। और अगर बहुत ज्यादा एक्ने है, स्पॉट्स है, तो उस पर एक पिंच हल्दी डालते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब जल्दी से बताइएगा, खाना जो आपके पेट में जा रहा है वो आपकी स्किन को अच्छा और बुरा करने में कितना बड़ा किरदार अदा करता है? 95%। 95%? क्या खाएं डॉक्टर साहब? देखिए जो भी चीज है सीजनल, हम कहते हैं कि जी गला खराब हो जाता है अनार खाने से, कीनू गला पकड़ लेता है, लेकिन अल्लाह ने उतारा उससे ज्यादा कौन जानता है। बेशक। तो आप उस चीज को सही तरह से इस्तेमाल कर, यस सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसका लाजमी इस्तेमाल होना चाहिए। अब आप आम खाना चाह रहे हैं सर्दी में और कीनू खाना चाह रहे हैं गर्मी में, तो कभी आपको फायदा नहीं होगा। कीनू खाइए, अनार खाइए, स्ट्रॉबेरीज हैं, जो फ्रूट आपका मौजूद है सीजन का वो आप खाइए और फेस पे थोड़ा सा लगाइए भी। मैं भी यही सोची थी, अभी आप ये कहेंगी ना, मुझे लग रहा था, मैंने कहा कि ये ना कह देंगे मुंह पे भी लगाओ, बिल्कुल छिलके विलके टाइप आइटम लगा लें, थोड़ा सा जूस लगा लें। अगर आप जैसे अब तरबूज आप खा ही रहे हैं तो एक स्लाइस, अच्छा तरबूज से आपके चेहरे पे बहुत जबरदस्त ग्लो आता है। आप गौर से सुन रहे हैं वो आपकी बातें, अगर शो के फौरन बाद ये सुन रहा हूं ताकि मैं मेकअप रिमूव करने के बाद ये ट्राई कर सकूं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपने शो ज्वाइन किया। किन के हवाले से हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, डॉक्टर साहिबा ने जो बताई है, इसका आप लोग बहुत ख्याल रखेंगे। हमारे जितनी पॉल्यूशन है, जितनी डर्ट है और इतनी डैमेज हो जाती है स्किन, उसमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लेकिन ख्याल रखना इस बात का भी जरूरी है कि हमें ब्रेक लेनी होती है हर कुछ देर बाद, तो हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे उनके अभी भी बहुत सरप्राइज हैं आपके लिए सबसे पाकिस्तान में। आज का प्रोग्राम बहुत सारे प्रोग्रामों की तरह बहुत मुनफरिद और बहुत स्पेशल रहेगा हमारे साथ। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। और अभी हम एक खबर शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, 2-3 सेगमेंट्स अभी हम आपको दिखाने वाले हैं जिसमें बहुत टैलेंटेड लोग शामिल हैं। लेकिन उससे पहले एक अफसोसनाक खबर आ रही है जो आपको हम बताएं कि भारत के मारूफ मौसीकार और गुलकार बप्पी लहरी 69 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। ये अभी खबर जो है मौसूल हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है कि भारत में जब इनको अस्पताल में हम लोग यही परेशान हुए, एकदम से कैसे कोई खबर नहीं, कोई अलील होने की उनकी कोई इतला नहीं आई और अचानक वो चले गए। तो हुआ ये कि बप्पी लहरी को एक माह कबल सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का जो है वो सामना उनको करना पड़ा, जिसकी वजह जो है उनकी सेहत गिरती चली गई और 2 रोज़ कबल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन गुज़श्ता रोज़ तबीयत बिगड़ने के बायस उनका जो है वो इंतकाल हो गया। और बप्पी लहरी ने 1970 और 80 के जो उनके टाइम थे, जो उनका एरा था, वो मतलब आप सोच नहीं सकते कि कौन सा ऐसा गाना था जो पूरी दुनिया में उनके फैंस नहीं थे, उनको पसंद नहीं गया था। उनकी अपनी मुनफरिद एक शख्सियत थी जिसको उन्होंने कभी नहीं बदला। शाहज़ेब बिल्कुल, और मशहूर फिल्में जिसमें उन्होंने गाने गाए, जैसे कि 1970 और 1980 की आप जिक्र कर रही हैं, जिसमें चलते चलते शामिल है, डिस्को डांसर, शराबी, ये तमाम गाने जो फिल्मों में उन्होंने गाए। साथ में हम ये भी जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि बताया भी जा रहा है कि उनकी तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी, 2 दिन कबल उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज अचानक उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई, जिसके बाद वो जाँवर ना हो सके। तो एक अफसोसनाक खबर जो आपके साथ हमने शेयर की। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2 सेगमेंट्स हैं जिसकी जानिब हम बढ़ रहे हैं और पहले हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जो कि फख्र पाकिस्तान है और पाकिस्तान की होनहार बेटी हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। आपको बताएं कि मैविश मार्टिन ने एक कारनामा सर अंजाम दिया है।
और स्टोरी क्या है माया, आप बताने जा रही हैं? मैं बिल्कुल बताऊंगी, हम दोनों मिलकर बताएंगे। लेकिन एक चीज वाली बात है कि आपके कोई बुरे वक्त में काम आता है ना, आप कभी नहीं भूलते। और बड़े बूढ़े भी हमें यही सिखाते थे, आपके बुरे वक्त में जो भी काम आए आप कभी ना भूलें। लेकिन कोई आपकी जान बचाए और इसी जगह पे जहां आप उसको जानते भी ना हो, एक गैर इंसान अल्लाह पाक ऐसा मसीहा और एक ऐसा फरिश्ता बना के आपके लिए भेज दे और वो आपकी जान बचाने में इतना बड़ा किरदार अदा करे, आप जिंदगी भर ऐसे शख्स को नहीं भूल सकते। बिल्कुल। अमेरिका में दौरान परवाज जब एक अमरीकी शहरी की तबीयत बिगड़ गई, तबीयत खराब हो गई, तो उस जहाज के अंदर अमले ने यह ऐलान किया कि अगर जहाज में कोई भी डॉक्टर मौजूद है तो वो प्लीज सामने आए, ताकि जल्द से जल्द जो प्रोसीजर्स हैं, जो ट्रीटमेंट है वो उस अमरीकी शहरी को दिया जा सके। तो ऐसे में हमने देखा कि हुआ कुछ यूं कि जिस डॉक्टर का नाम सामने आया इस ऐलान के बाद, वो डॉक्टर मैविश मार्टिन हैं, जिन्होंने जिंदगी बचाने के लिए किरदार अपना अदा किया। फौरी तौर पर सामने आई मैविश और उन्होंने मुतासर शख्स के वो पास गई, जो तमाम प्रोसीजर्स हैं उनको तबी इमदाद देने के लिए वो उन्होंने फॉलो किए। साथ में मरीज की हालत भी बेहतर हो गई, इसमें वो कामयाब भी हो गई। और सब लोगों ने जब आपने उन्हें काम किया और इस तरह का उन्हें अमल सारी दुनिया ने देखा, उस जहाज में मौजूद पैसेंजर्स ने, सब ने उनकी जो है वो उनकी तारीफ में तालियां भी बजाई और वो जाहिर है हवा में फिर उनको जो है एक अप्रिसिएशन का माहौल बन गया था। सो ग्रेट जॉब भाई, सलाम है वाकई में। तो हम मैविश से बात कर लेते हैं। मैविश सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन कर चुकी हैं, मैं खुशामदीद कहेंगे। और सबसे पहले तो हम आपको सैल्यूट पेश करते हैं, जो किरदार आपने निभाया उस दौरान परवाज। खास तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये वाकया असल में हुआ क्या था और असल में मरीज के साथ क्या हुआ था, उनकी तबीयत कैसे बिगड़ गई थी? थैंक यू सो मच। बेसिकली हुआ ये था कि मैं अपनी वेकेशंस के लिए जो है वो ट्रैवल कर रही थी ह्यूस्टन से टू यूटा। यूटा इज़ अ माउंटेनस एरिया वेरी फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी इन यूएस। सो बस नॉर्मल डे एंड आई वोक अप एंड गॉट रेडी फॉर माई फ्लाइट एंड लैंडिंग से 30 मिनट्स पहले पायलट ने ये अनाउंसमेंट की कि अगर इस फ्लाइट में कोई डॉक्टर है या कोई मेडिकल प्रोफेशनल है तो प्लीज़ जो है हम फ़ौरन रिपोर्ट करें कैबिन क्रू को। तो उस टाइम ऑफ कोर्स आई न्यू कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ इमरजेंसी। तो मैं जो हूँ फ़ौरन उठी और आई वेंट टू द सीट, द पैसेंजर सीट, और वहाँ पे जाके मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो एयर होस्टेसेस जो हैं और कैबिन क्रू है वो खड़ा है काफ़ी परेशानी की हालत में। और देयर वाज अ पर्सन देयर। मैं पेशेंट की आइडेंटिटी या नाम और बाकी की डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी ड्यू टू सम पॉलिसीज़। लेकिन ये है कि काफ़ी तशवीशनाक हालत में जो है वो पेशेंट पड़ा था उस टाइम पे। और मैंने जब देखा तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, आई टोल्ड देम दैट आई एम अ फिजिशियन। और उस टाइम वहाँ पे एक नर्स भी थी। जब उन्होंने सुना कि एक डॉक्टर है तो शी गेव मी द चार्ज एंड शी टोल्ड मी कि पेशेंट के साथ क्या मसला है। और ज़ाहिर बात है कि आप जब फ़्लाइट में होते हैं तो आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट इस तरह से नहीं होता, बहुत ही लिमिटेड होता है। तो मैंने पेशेंट को देखा, उसकी एवैल्यूएशन की, उससे कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल किए। वो नीम बेहोशी की हालत में जो है वो मरीज़ा पड़ी थी। और बस मैंने उससे कुछ सवालात किए, उसके बाद अपनी असेसमेंट की, उसके बाद जो है वो थोड़ा ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़े। और व्हाटएवर आई डीम्ड। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आसमा, सफ़र के दौरान इंसान का बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट होता है। और जैसे आपने बताया आप वेकेशन मोड में थी और यस यूटा के आपके होता कि मैं वहाँ जाऊँगी, ये करूँगी, लेकिन ऐसे में आसाब पर काबू रखना, ऐसा की सिचुएशन आपके सामने एकदम से आ जाए एंड देन अगेन बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। क्या दिमाग में चल रहा था उस वजह से? आपने कहा इंसान के पास डॉक्टर अपनी किट नहीं होती, इक्विपमेंट्स नहीं होते, तो कैसे मतलब दिमाग को अपने जो है आपने काबू रखा? क्या सिचुएशन हुई? देखिए, मेरे दिमाग में उस टाइम एक ही बात थी और वो ये थी कि इस पेशेंट को जो है वो बचाना है और इसे स्टेबलाइज़ करना है। स्टेबलाइज़ करके जो है मतलब आगे जो पेशेंट को वो हैंड ओवर करना है टू द हॉस्पिटल टीम ऑन ग्राउंड दैट इज़ वेटिंग फॉर अस। तो उस टाइम ज़ाहिर बात है जब आप प्लेन में होते हैं तो आप ये नहीं सोच रहे होते कि ऐसा कुछ होगा, खुदा न खास्ता बड़ी सीरियस कंडीशन हो जाती है। और अगर ये लंबी फ़्लाइट होती तो हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती। लेकिन थैंकफुली हमारी लैंडिंग ऑलरेडी मतलब 30 मिनट्स बिफोर लैंडिंग ये हुआ। तो
हमने जो है वो लैंडिंग नॉर्मली की। लेकिन डेफिनेटली आप उस टाइम काफ़ी सिचुएशन जो है वो पैनिकी होती है, एंड एवरीवन इज़ पैनिक्ड एंड यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू सेव द पेशेंट। दैट इज़ द नंबर वन गोल एंड आई वाज ओनली फोकस्ड ऑन दैट। एब्सोल्युटली। बिल्कुल महविश, जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं, और यकीनी तौर पर जब आप जहाज़ में खासतौर पर दौरान परवाज होते हैं, तमाम लोग वहाँ पर आपको देख रहे हैं, एक प्रेशर भी होता है, एक मेंटली भी आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आपने किसी की जान बचानी है और एक किरदार अदा करना है इतने लोगों के बीच में, और सिर्फ आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है उसकी ज़िंदगी बचाने की। तो ऐसे में आपकी जो तवज्जो थी वो किस तरफ थी? सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की जान बचाने में, या जाहिर बात है जब इक्विपमेंट भी नहीं होता तो प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती हैं? देखें, देयर इज़ नथिंग मोर प्रेशियस देन अ ह्यूमन लाइफ। तो आप उस टाइम पे जब मैं पेशेंट के साथ थी और आप लोग खड़े होके उठ के देख रहे हैं कि एक पैसेंजर की जो है तबीयत ख़राब हो गई है और थैंकफुली एक डॉक्टर ऑन बोर्ड है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा बिल्ड होता है। बट आई वॉज वेरी फोकस्ड ऑन द पॉइंट कि आई हैव अ पेशेंट इन फ्रंट ऑफ मी एंड माई ओनली गोल इज़ टू सेव दैट पेशेंट, टू स्टेबलाइज दैट पेशेंट। सो आई वॉज वेरी फोकस्ड ऑन दैट। और जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो तब हमारी ट्रेनिंग भी यही होती है कि ट्रेनिंग के अलावा आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान आपके सामने इतनी ख़राब तबीयत में है या कोई तशवीशनाक हालत हो गई है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपकी यही कोशिश होती है कि इस बंदे की जान जो है वो बचाई जाए और हर मुमकिन कोशिश की जाए कि इसकी जान जो है वो बचे। तो आई वॉज टोटली फोकस्ड ऑन दैट and thankfully we were able to stabilize her and she started feeling better. And मेरा पेशेंट्स को ट्रीट करने का आप हम सुन रहे हैं और इतना हमें अच्छा लग रहा है आपको सुन के, और इस तरह आप इतने इत्मीनान के साथ बता भी रही हैं। और वाकई में आप सही कह रही हैं, आपकी हर अब कहानी, आपकी बात, जितना भी वाक़या हुआ उसको सुन के लग रहा है कि जितनी आप ऑब्वियसली स्ट्रेस से गुजरी, लेकिन जब उस मरीज़ की ज़िंदगी आपने बचा ली और लोगों ने आपकी जो है वो ऐलान हुआ कि यू नो पेशेंट इज़ रेस्क्यूड या ही इज़ फाइन और शी इज़ फाइन, तो तालियां बजाई और लोगों ने आपको शाबाशी दी होगी, थपथपाया होगा, ग्रेट जॉब, वेल डन, कूडोज। तो क्या फीलिंग थी उस वक्त? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी बात उस वक्त ये थी कि जब मेरे मरीज़ ने मेरे पेशेंट ने उस टाइम आंख खोली और शी टोल्ड मी दैट शी इज़ फीलिंग बेटर, और बेहतर वो महसूस कर रही है, और शी स्माइल्ड एंड शी सेड थैंक यू। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी और दैट मेड माई डे। उसके बाद कैबिन क्रू जो था वहाँ पे, उन्होंने देखा कि वो कर रही है और उस पेशेंट ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और हम के, और आई हैड अ ह्यूज स्माइल ऑन माई फेस, और बाकी लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू की। फिर ये पायलट तक की गई बात, उन्होंने अनाउंसमेंट की, फिर पैसेंजर्स ने क्लैपिंग, एंड इट वाज अ ग्रेट फीलिंग एंड आई हैड सम टीयर्स इन माई आईज। आई वाज जस्ट सो हैप्पी दैट आई वाज एबल to help her in some way. I tried my best and and I prayed at the same time for her, and it worked, and I am so thankful that she was all right. That was the biggest thing for me. Thank you so much महविश मार्टिन, आपने हमें ज्वाइन किया सवेरे पाकिस्तान में। जो पूरी स्टोरी थी हम जानना चाह रहे थे, लेकिन स्टोरी एक और भी है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, उनसे मुलाकात भी कराना चाहते हैं आप लोगों की, और हम बात कर रहे हैं अब म्यूजिक इंडस्ट्री की। माया, म्यूजिक इंडस्ट्री से खुद बहुत लंबा और तवील अरसे तक रही। इंडस्ट म्यूजिक एक चैनल था म्यूजिक का, उसको हेड भी किया, और बहुत टैलेंट देगा। पाकिस्तान जो है ना वो इतना ज्यादा ब्लेस्ड मुल्क है जिसमें टैलेंट का खजाना, और बस उस टैलेंट को आप देख रहे हैं आजकल इस तरीके से नया म्यूजिक बन रहा है, जिस तरह के अलग अलग ब्रांड्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, नए आर्टिस्ट, नए गाने, नई वीडियोस हम देख रहे हैं और हम एडमायर कर रहे होते हैं कि मुल्क में कितना टैलेंट है। उस मुल्क के टैलेंट को देखना, ढूंढना और उसको सराहना बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए प्लेटफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि क्या वजह है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या वजह है कि हमारे मुख्तलिफ सिंगर्स जो टैलेंटेड होते हैं वो सामने आते हैं, उनके कुछ गाने भी आते हैं, लेकिन कुछ अर्से बाद वो गायब
गायब हो जाते हैं ट्रेंड करने के बाद, तो प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं? वो सरवाइव क्यों नहीं कर पा रहे या वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्या प्लेटफॉर्म्स की कमी है, वसाइल की कमी है, क्या प्रॉब्लम्स जबकि हैं? शाज़ेब पूरी दुनिया में ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जब तक आप जिंदा रहेंगे, आपके गाने बजते रहेंगे, आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी, आपको जो है आपको उसको सपोर्ट मिलता रहेगा, आपको उसकी फैन फॉलोइंग मिलती रहेगी, आपको लोग पसंद करते रहेंगे। और वो वाली बात यह है कि अगर हम म्यूजिक को नहीं आज के वक्त में नहीं समझेंगे आज भी शाज़ेब, तो कल को फिर ये टैलेंट बनना और चढ़ना बंद हो तो जाएगा। किसी पाकिस्तानी गुलकार के लिए नाम बनाना और शोहरत कमाना, आगे बढ़ना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इसी पर बात करनी है। लेकिन बातों के साथ साथ कुछ हम सुनेंगे भी, क्योंकि आज बड़े ही टैलेंटेड और एक नौजवान इंतहाई टैलेंटेड गुलकार ज़ीशान अली हमारे साथ हैं स्टूडियोज में। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए इस शो में। यू वेलकम कि आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे ख्याल में हम सवालात से पहले सबसे पहले तो ज़ीशान आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, फिर हम गुफ्तगू करेंगे ताकि आगे। लोगों को पता चल रहा है कि तारीफ झूठी नहीं थी भाई, सच्ची तारीफ की है। मैं ज़रूर सुना देता हूँ, और पहली चीज़ जो मैं सुना रहा हूँ ये मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ लता मंगेशकर जी को। क्या बात क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आर्ट जो है वो कंट्रीज़ के लिए नहीं बल्कि ह्यूमंस के लिए होती है। जहाँ जहाँ इंसान है, मेरा ख्याल है कि उनको ट्रिब्यूट देता हूँ। बिल्कुल, प्लीज़। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। क्या बात है भाई, क्या बात है, खूबसूरत, बहुत जबरदस्त। खूबसूरत, सही तारीफ। मैं तो खुद भी विटनेस भी बन गई हूँ, तो क्या बात है ज़ीशान। सबसे पहले तो बहुत ही प्यारा ट्रिब्यूट आपने पेश किया, और मैं एक फ्रॉम अ म्यूजिशियन टू अ म्यूजिशियन फॉर ऑल द म्यूजिशियंस आउट देयर, कितना चैलेंजिंग रहा आपका सफ़र? चैलेंजिंग इसलिए रहा क्योंकि एक प्रॉपर जो एक प्रोसेस होता है एक आर्टिस्ट के बनने का और फिर उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का, उसके सर्वाइवल का, उसमें कुछ मेजर फॉल्ट्स थे जो पाकिस्तान में थे। जैसे कि एक आर्टिस्ट को रिकॉर्ड लेबल कंपनीज सपोर्ट करती हैं, उसके आर्ट को सपोर्ट करती हैं, उसे फाइनेंस करती हैं, उसका पीआर देखती हैं। सो बहुत पहले ही हमारे यहाँ से रिकॉर्ड लेबल कंपनियाँ चली गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वक्त यहाँ पर 1-2 चैनल्स थे जहाँ पर म्यूज़िक को प्रमोट किया जाता था, और वहाँ तक पहुँचना एक आम इंसान के लिए या आर्टिस्ट के लिए खासा मुश्किल होता था। उसके बाद ये हुआ कि सोशल मीडिया आ गया, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी आ गई, और उसके आने से एक नुकसान भी हो गया। वो ये हो गया कि पहले आर्टिस्ट एक प्रोसेस से गुजरता था, वो कुछ चीज़ें सीखता था। इसका ताल्लुक हरगिज़ क्लासिकल म्यूज़िक या गज़ल से नहीं है, लेकिन कोई भी जॉनरा जब आप चूज़ करते हैं म्यूज़िक के लिए तो उसमें आपकी ट्रेनिंग, आपकी सिखलाई ज़रूरी होती है। तो सोशल मीडिया के आने से ये हुआ कि घर बैठे अगर किसी को ख्याल आया कि हाँ मुझे गाना गाना चाहिए, तो उसने किसी को ये इजाज़त नहीं दी कि वो सुन के उसे बता सके कि ये कैसा है, कोई ये इस्लाह का कुछ नहीं, ना मश्क, कोई कुछ भी कभी कभी ऐसा हुआ कि नेगेटिव सेंस में वो वीडियो वायरल हुई और उसकी हौसला अफजाई हो गई, वही उसकी वजह शौहरत, तो वही स्ट्रेंथ भी बन गई, वही स्ट्रेंथ भी बन गई। सो उस वजह से क्वालिटी भी डाउन होती चली गई। सो मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने एक टाइम दिया है म्यूजिक को, नामुमकिन नहीं था।
तो अगर आप मेरा ख्याल है लगे रहते हैं तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता अल्लाह ताला की तरफ से अच्छा, साथ में जिशान ये भी बताएगा, जैसे कि हमने जिक्र भी किया जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे, कि जिस तरीके से हम देखते हैं आजकल सिंगर्स आते हैं, टैलेंटेड होते हैं, ट्रेंड करते हैं और ट्रेंड करने के बाद कुछ दिनों के बाद गायब हो जाते हैं। हालांकि जब हम पुराने गाने सुन रहे होते हैं तो वो आज तक हम सुनते हैं तो हमें वैसे ही मजा आता है। माया, इसकी क्या वजह है? मैं ये वजह जानना चाहता हूँ आज। उसकी जो वजह मुझे समझ आई है वो मेरा ख्याल है ये वजह है शाहजेब के ट्रेंड जो होता है ना, वो हर दिन कई ट्रेंड्स बदलते हैं, राइट। एक दीवार है जिसके अंदर वो ट्रेंड एक ईंट होता है, सही है, वो बाकी पूरी दीवार भी ट्रेंड्स की ही है, तो वो इसलिए कभी भी ज़्यादा देर के लिए नहीं होता, वो उसकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी होती है। आप आजकल के आने वाले ट्रैक्स को 7-8 दिन के बाद दोबारा सुनेंगे तो आपको एहसास नहीं होगा, जबकि ट्रेंड उन कपड़ों की तरह है जो बदलते रहते हैं, और हुनर और टैलेंट जो है उस रूह की तरह है जो हमेशा साथ है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम आज भी मेहदी साहब, नुसरत फतेह अली खान, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर साहब के गाने सुनते हैं, हालांकि वो हमारे पैदा होने से पहले के गाने हैं। बेशक ऐसा ही है, क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी है कि वो गाने कभी पुराने नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक हम गालिब को समझ रहे हैं, तो इकबाल को समझने में तो बहुत वक्त लगेगा। तो अगर हम बात करें आपकी सफर, आपने कहा ऑब्वियसली बहुत चैलेंज रहा पाकिस्तान में, अपना आज के वक्त में, आपने कहा कि नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, प्रोज भी है, कॉन्स भी है, इस वक्त कितना आसान है एक अच्छे आर्टिस्ट को अपने आप को किसी जगह पर नजर आना, उसके लिए कितना आसान है? मैंने उल्टा सवाल किया, रिवर्स साइकोलॉजी खेली है मैंने दिशान के साथ। दिशान इसलिए हंस रहे, मैंने सवाल ही उल्टा किया हमसे। आसान नहीं है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं मेरी नज़र में, क्योंकि हमारे यहाँ का जो कल्चर है, तो मैं उस म्यूज़िक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ का म्यूज़िक है, सब कॉन्टिनेंट का, साउथ एशियन क्लासिकल म्यूज़िक है, फोक है, कल्चरल जो हमारी चीज़ें, उसमें क्या होता है कि जो रिवायती ख़ानदान है इस तरह के जो म्यूज़िक को लेके चल रहे हैं, उस लेगेसी को, उनके यहाँ ये होता है कि वो अपने बच्चों को वो पढ़ाई नहीं करवाते, क्योंकि वो म्यूज़िक इतना मुश्किल है कि उसको दिन में 8-10 घंटे देने पड़ते हैं रियाज के लिए। तो क्लासिकल म्यूज़िक इस तरह आ नहीं सकता आपको। अगर आप जाके 12 घंटे यूनिवर्सिटी में गुजारेंगे या 6 घंटे यूनिवर्सिटी में, तो फिर आपकी रियाजत कम हो जाएगी। सो उनके लिए तो ये मसला आ रहा है यहाँ पे कि वो जब स्टडीज़ नहीं करते तो उनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल टूट जाती है आज के ज़माने से, क्योंकि आज के ज़माने के लिए आपको पढ़ना लिखना ज़रूरी है, आपको सोशल मीडिया के मामलात पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी कंपनी के साथ साइन करते हैं तो उसमें उसकी टर्म्स कैसे पढ़ते हैं। पहले तो सही कह रहे हैं, तो पता ही नहीं। जैसे कि ये अलमिया है कि हमारे मुल्क की इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं आबदा परवीन जी, और पिछले कुछ दिनों पहले उनके बारे में एक खबर पता चली जो कि ऑथेंटिक है। उन्होंने खुद भी इस पर वीडियो बनाकर बताया कि उनको उनके किसी ट्रैक की रॉयल्टी नहीं मिल रही। ये अलमिया है। अगर इतने बड़े आर्टिस्ट को ऐसी मुश्किलात हैं, तो हमारे जैसे जो भी शुरू हो रहे हैं उनको तो बड़ा कॉन्शियस होकर चलना पड़ेगा। उनको जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पता हो, उनको जरूरी है कि उन टर्म्स का सही नॉलेज हो कि कहीं मैं कोई गलत स्टेप तो नहीं ले रहा। तो मेरा ख्याल है मुश्किल है। अच्छा साथ में ज़ीशान, अब ये बता दें कि आप किस म्यूजिक पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये सुना है कि आप कंपोज भी करते हैं और आप गज़लें भी गाते हैं। शाहजेब, ऐसा है कि मेरे पास 3 डिग्री हैं। मैंने कम्युनिकेशन स्टडीज़ पढ़ रखी है, सोशियोलॉजी है और म्यूजिकोलॉजी है। उसके अलावा मैं पिछले 17 साल से क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। उसके बाद जो जॉनरा मैंने चूज़ किया जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है वो है गज़ल। अच्छा। सेमी क्लासिकल। क्योंकि मेरा ऐसा ख्याल है कि जो एक्सप्रेशन गज़ल में आता है वो एक कंप्लीट पैकेज है। उसके अंदर पोएटिक कंटेंट भी है, उसमें बात भी ऐसी हो रही होती है, उसमें आप की ज़बान का भी ताल्लुक़ होता है, और उसके अंदर मेलोडी का भी बड़ा, यानी उसकी सारी चीजें आपको मेहनत करके ही करनी होती हैं। तो मुझे ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं। माया मुझे ऐसा कह रही है, हम कुछ सुने लेकिन हम सुनना चाहते हैं, लेकिन हम पहले ये पूछना भी चाहते हैं कि ये गजलें जो आपकी, मेरे ख्याल में कोई एल्बम भी आ रही है। जी, मेरी एल्बम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ किसने लिखी? अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें। ऐसा है कि हमसे पहले जो बड़े लोग थे, मतलब हम तो अभी शुरू हुए हैं, लेकिन जिन लोगों को देख के हम लोग आज भी इंस्पिरेशन लेते हैं, उन लोगों के दौर में ये होता था कि जो गालिब के दौर के बड़े गुलकार थे वो गालिब की चीज़ें गाया करते थे। जो मीर के दौर के बड़े लोग थे उन्होंने मीर को गाया। जो दाग के दौर के लोग थे उन्होंने दाग दहलवी को गाया। तो अभी क्या हुआ कि अभी कम्युनिकेशन की वो सारी लैंग्वेज भी बदल गई है, स्लैंग्स आ गए हैं, सादा ज़बान में बात होने लगी है, उर्दू नहीं रही। तो अब के शायर उस जबान में लिख रहे हैं, लेकिन उन शायरों को कोई गा ही नहीं रहा था। लाइक जो हमारे एज फेलो शायर हैं वो अच्छा लिखने वाले हैं। तो मैंने अपने इस एल्बम के अंदर 7 गज़लें
साथ के साथ यंग शायरों की लिखी हुई हैं जो इस दौर के हैं, अच्छा। हमारे एज फेलो हैं, और वो साथ के साथ ओरिजिनल गज़लें हैं। अच्छा। और मैंने उनको कंपोज किया है और इंशाल्लाह ये एल्बम नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ उनमें सबसे पहले जो रिकॉर्ड किया सबसे ज्यादा फेवरेट जो होगा, अब मैं सुन के रहूंगी, मैं शायद नहीं रुकूंगी, अब मुझे रोक सको तो रोक लो। तो अब जो आपने नए आप शायरों की बात करी, आपने मुझे इतना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर दिया, प्लीज मुझे कुछ सुनाए ताकि हमें पता चले कि क्या लिखा है और फिर क्या धुन उसकी बनाई। अच्छा, मैं उस गजल एल्बम में से कुछ नहीं सुनाऊंगा अभी। अच्छा। लेकिन मैं एक गजल ही सुना, क्योंकि मैं हमेशा इंस्पायर रहा हूँ हमेशा। बट आपकी अपनी है? नहीं, ये मेहदी हसन साहब ने गाई भी अच्छा। है और एक बहुत बड़े उस्ताद शायर की ये लिखी हुई गजल है। प्लीज। तो ये इसकी मैं 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो न थी। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार। बेकरारी तुझे ऐ दिल कभी ऐसी तो न थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। क्या बात है भाई, क्या बात है। थैंक यू। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक आपकी नई आने वाली एल्बम के लिए, और हम जरूर सुनेंगे भी वो आगे, फिर आपको उस एल्बम के लिए जरूर बुलाएंगे ताकि हम वो एल्बम सुन सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत अच्छी आवाज है आपकी और चमकते रहे। मैं हर एक लिए दुआ ही करती हूँ कि कीप शाइनिंग, और इस तरह शाइन करते रहें आप भी। और सुबह सवेरे पाकिस्तान के तमाम टीम आपकी खिदमत में कल इंशाल्लाह बराह रास्त फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगी। सो प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा प्रोग्राम के शुरू के बाद के प्लीज सेल्फ पिटी से निकलकर सेल्फ ग्रोथ पर काम करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।